हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको विषम की पहचान करनी है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए ए बी सी डी, इसमें से देखिए कि आपको विषम कौन सा लग रहा है। सबसे पहले आप लोग को प्रयास करना है, आपके पास 5 से 6 सेकंड का समय है और वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपने 23 से 24 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही करने का प्रयास किया है। अगर आप लोग अल्फ़ाबेट की सीरीज को देखेंगे तो वहाँ पर ए का जो स्थान होता है वो पहले स्थान पर होता है, बिल्कुल सही लिखा गया है। डी का स्थान चौथा होता है, ये भी सही है। ओ का 15वां स्थान होता है, लेकिन यू का 23वां स्थान नहीं होता है। यू का कौन सा स्थान होता है? 21वां स्थान होता है। इसलिए विषम कौन सा है इसमें? डी वाला। लेकिन ऑप्शन में आपको देखना है कि डी किस ऑप्शन में लिखा गया है। जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि इसमें डी विकल्प को आपको नहीं चुनना है। जिस विकल्प में डी लिखा होगा उसी विकल्प को आपको सही करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, एक सांकेतिक भाषा में स्पैनर को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में नियर को आप कैसे लिखेंगे? चलिए प्रयास करिए। देखिए जो नियर के NEAR जो अल्फ़ाबेट हैं आप देख रहे हैं कि स्पैनर में आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एन को क्या लिखा गया है? एन को यहाँ पर जे लिखा गया है। ई को क्या लिखा गया है? यहाँ पर देखिए ई को लिखा गया है बी। ए को क्या लिखा गया है? ए को लिखा गया है डी। तो जे बी डी से शुरुआत होनी चाहिए जिस भी ऑप्शन की। तो पहले वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो इसी को सही कर दीजिए। अगर लास्ट वाले को मिलाना चाहते हैं आर को क्या लिखा जाएगा? तो आर को एस लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि नियर जो है क्या इसके अंदर इसके सारे अल्फ़ाबेट मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हो तो इसी को जिस प्रकार से कोड भाषा में लिखा गया है उसी प्रकार से आपको कोड करके आगे बढ़ जाना है। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक रेखा आपके लिए खींची गई है ए बी और ये चित्र बना हुआ है। तो इस रेखा के नीचे ए बी को संदर्भ मानते हुए उपरोक्त आकृति को दर्पण छवि आपको बतानी है। इसको दर्पण मान लीजिए और इसके नीचे जो आकृति बनेगी वो चार ऑप्शन आपको नीचे दिए गए। ये चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आपको बताना है। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे वो भी आपके लिए दिक्कत करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये पहले आपको मिल जाएगा और नीचे जब आप जाएंगे तो इससे मिला नहीं पाएंगे। चलिए आप पहले और दूसरे ऑप्शन में चेक करने का प्रयास करिए, इसी में आपको उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको दिक्कत करेगा और जब कंप्यूटर स्क्रीन पर आप एग्जाम हॉल में पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर भी प्रश्न आपके लिए दिक्कत करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपको जलीय प्रतिबिंब के रूप में देखना है, तो इस पहले वाले ऑप्शन को आप देख करके समझ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। पहले कथन को पढ़िए और बताइए इसमें से आपको कौन से निष्कर्ष सही लग रहे हैं। कथन को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कुछ ऊतक, ऊतक का गोला हमने बना लिया वेन डायग्राम से, कमज़ोर हैं तो कमज़ोर के गोले से हमने कुछ को ऊतकों को कमज़ोर के गोले में शामिल कर दिया। इसके बाद कुछ कमज़ोर हड्डियाँ हैं, जो कमज़ोर का गोला है वो हड्डियों के साथ में कुछ मतलब कि थोड़ा से पार्ट जो होगा वो हड्डियों के अंदर जाएगा। आप देखते हैं निष्कर्ष कौन सा आपके सामने आ रहा है। कुछ कमज़ोर ऊतक हैं, कुछ कमज़ोर ऊतक हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है दूसरा निष्कर्ष, कुछ हड्डियाँ ऊतक हैं, कुछ हड्डियाँ ऊतक हैं, इसके बारे में आप बता नहीं सकते हैं, तो इसे हम सही नहीं करेंगे। जो हमें एग्जैक्ट पता है उसे ही हम सही करेंगे। तो पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष जो है गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पर किसको आप चेक करेंगे? केवल एक ही अनुसरण करता है, यही वह तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। पांचवा क्वेश्चन है, उस आकृति की आपको पहचान करनी है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो ए बी सी डी ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे आकृति को और समझने का प्रयास करिए कि इनमें से भिन्न कौन सी है। आप अगर ए बी सी ये तीन आकृति को देखिए तो रुपए के निशान को किसी न किसी प्रकार से घुमा करके इसमें रखा गया है। लेकिन अगर आप डी ऑप्शन को देख रहे हैं तो डी वाले जो ऑप्शन है उसमें जो रुपए का निशान होता है उसको पलट करके रख दिया गया। पलटना नहीं है, आपको घुमा सकते हैं आप। तीन ऑप्शन में घुमाया गया है, इसमें पलट दिया गया है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो होगा वो इस समूह से संबंधित नहीं होगा। तो किस ऑप्शन में लिखा गया है? चौथे ऑप्शन में लिखा गया है। छठवां क्वेश्चन है, शून्ययाना का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, वह 45 डिग्री वामावर्त और 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है ये आपको बताना है। देखिए वामावर्त में और दक्षिणावर्त में आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। चलिए आज इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए वामावर्त को इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉक कैसे होता है? जैसे देखिए घड़ी जो होती है हमारी वो क्लॉकवाइज घूमती है इस प्रकार से,
अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है तो हम इधर की ओर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा। दक्षिणावर्त मतलब होता है कि क्लॉकवाइज, दक्षिण की ओर, दक्षिण किधर होता है, इधर की ओर होता है, तो दक्षिणावर्त। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब हम क्या करते हैं, दिशा को बना लेते हैं। पूर्व इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, उत्तर इधर हो गया और दक्षिण इधर हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है शून्याना का मुख जो है पश्चिम दिशा की ओर है। अगर मुख पश्चिम दिशा की ओर है तो शून्याना पूर्व की पास खड़ी होगी, तभी तो मुख इसका पश्चिम दिशा की ओर होगा। 45 डिग्री से वामावर्त घुमाना है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज उसे 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री होगा यहाँ पर से, तो शून्याना 45 डिग्री जाएगी। तो यहाँ पर शून्याना इस समय खड़ी है 45 डिग्री के बाद में। अब 135 डिग्री उसे दक्षिणावर्त घुमाना है, मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है, तो 45 ये हो गया और 90 ये हो गया, तो टोटल ये एंगल मिला करके 135 हो गया। तो अब शून्याना यहाँ पर से क्लॉकवाइज घूम करके दक्षिण दिशा की ओर खड़ी होगी। अगर वो दक्षिण दिशा की ओर खड़ी होगी तो उसका मुख किधर होगा, मुख, उसका मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती, उत्तर दिशा। तो ये पूछ रहा है उसका मुंह जो है वो किस दिशा की ओर है, तो उत्तर दिशा की ओर होगा। सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला ऑप्शन। तो अभी आप लोग वामावर्त और दक्षिणावर्त समझ गए। आगे आने वाले प्रश्नों को आप आराम से सही कर लीजिएगा इसी प्रकार से सोच करके। 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कथन और धारणा से क्वेश्चन आया है। तो आप लोग देखिए इसमें से आपको कौन सी धारणा सही लग रही है कथन के अनुसार। कथन में लिखा गया रामू मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण करता है। तो धारणा क्या निकल सकती है इसमें से, रेल आरक्षण 1 महीने पहले किया जा सकता है। तो ये हमारे कथन से ही स्पष्ट हो रहा है कि उसे जाना कब है, मई में जाना है। आरक्षण वो रेल का कर रहा है अप्रैल में, इसका मतलब 1 महीने पहले आरक्षण किया जा सकता है। हमारे कथन के अनुसार इसकी पहले वाली धारणा जो है वो सही है। दूसरा पढ़ते हैं, मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेनें हैं। ये हमको कैसे मालूम हुआ कि मुंबई से लेकर हैदराबाद के लिए कई ट्रेनें हैं, ये तो हमारे कथन में नहीं लिखा गया है, इसलिए हम इसको गलत करेंगे। हमारा जो निष्कर्ष निकल रहा है, जो धारणा निकल रही है, वो कथन से पहले ही धारणा निकल रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, इसका सिर्फ पहली अवधारणा जो है वही निहित है कथन के अनुसार। 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम आपको दिया गया है ABCD, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो जूते, घास और मोबाइल में आप कैसा वेन डायग्राम बनाएंगे, चलिए बताने का प्रयास करिए। सारे प्रश्न आपके लिए इजी रहेंगे। रीजनिंग आपको लगभग अगर 24 प्रश्नों की रीजनिंग है तो 23 से 24 क्वेश्चन तक आपको सही करने का प्रयास करना है। 1-2 क्वेश्चन में आपको हेर फेर हो सकती है, लेकिन आपको रीजनिंग सारे सही करने हैं। मैथ में प्रयास करना है। देखिए साइंस और आपके जो GS GK आती हैं, इसमें आप जितना ज़्यादा करना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो आपके पोर्शन होते हैं मैथ और रीजनिंग के, ये सॉलिड पोर्शन होते हैं। तो जूते, घास और मोबाइल में कोई भी संबंध नहीं होता। जूता अलग है, घास अलग है, मोबाइल अलग है। तो जहाँ पर भी तीनों वेन डायग्राम अलग हों उसी को आप लोग सेट करने का प्रयास करिए। 9वां क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है कि वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो वह किसकी ओर इशारा कर रही है। ये 4 ऑप्शन है, सोचने का प्रयास करिए। देखिए इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप लोग सोच लीजिए आपकी नानी होंगी तो नानी के इकलौता बेटा, नानी का इकलौता बेटा क्या लगेगा आपका, मामा लगेगा। और मामा का बेटा क्या लगेगा, भाई लगता है आपका। तो क्या भाई लगता है, चचेरा भाई लगता है या फिर ममेरा भाई लगता है। तो नैना किसकी ओर इशारा कर रही है, तो अपने चचेरे भाई या फिर ममेरे भाई की ओर इशारा कर रही है। सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए चिन्हों को आपस में बदला गया है। इस समीकरण लिखा गया आपके लिए, इसमें भाग की जगह पर मल्टीपल करना है, मल्टीपल की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर भाग का निशान है। तो निम्नलिखित समीकरण का आपको मान निकालना है। तो ये समीकरण लिखा गया है, चलिए करके दिखाते हैं आपको। 31 के बाद मल्टीपल लगाए तो मल्टीपल को यहाँ पर यूज करेंगे प्लस के रूप में। फिर 5 है, प्लस की जगह पर आप माइनस यूज करेंगे। फिर यहाँ पर भाग का निशान लगाएंगे, 4 मल्टीप्लाई 92। तो हमने सारे निशानों को चेंज कर लिया है। सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर ये हल हो सकता है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भाग और मल्टीपल का निशान नहीं, तो इससे तो आपको हल करना ही पड़ेगा। लेकिन इन दोनों में सबसे पहले आप किसको हल करेंगे, भाग को। तो 4 चौको 16, 4 मल्टीप्लाई 92, और अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 92 का तो कितना आ जाएगा 368। और 368 में से अगर 36 जाएगा तो कितना आ जाएगा 332 आएगा। लेकिन 332 किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा।
11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आकृति आपके सामने नजर आ रही है, ध्यान से देखिए। देखिए छोटी छोटी आकृतियों में आपसे गलती होती है, 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा त्रिभुज है तो एक त्रिभुज हो गया, छोटा वाला दूसरा त्रिभुज हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पर से कट का निशान लगा दिया गया है। तो पहले आपके दो त्रिभुज तो बड़े बड़े थे, इसके बाद देखिए एक छोटा वाला ये बनेगा और एक छोटा वाला ये बनेगा, तो दो और बन गए इस कट लगाने के बाद। तो अब टोटल कितने हो गए? 4। मैक्सिमम 4 ही आंसर है, तो 4 इसका सही उत्तर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में आपको अगला पद ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आप? देखिए बी के बाद 16 लिखा है, डी के बाद 25, एफ के बाद 36, एच के बाद 49, तो नेक्स्ट वाला पद आपको बताना है। आप देखिए किसी एक ही श्रृंखला को मिला लीजिए, चाहे अल्फ़ाबेट वाले को मिला लीजिए, उससे आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, चाहे तो आप न्यूमेरिकल वाले को मिला लीजिए। हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वाले को मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 16 लिखा गया है तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 25 है तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 36 है तो ये 6 का स्क्वायर है, और ये 49 है तो 7 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट वाला जो पद आएगा वो 8 के स्क्वायर वहाँ पर लिखा होगा, तो 8 8 64। तो 64 किस ऑप्शन में लिखा गया है? इधर देखिए लास्ट में 64 लिखा गया है। तो जे की आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर 64 के अलावा कोई और ऑप्शन में 64 होता तो हम उसको भी जा करके चेक करते हैं, लेकिन 64 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो तीसरे को सही करिए, आगे बढ़ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न दिया गया है, कथन दिया गया है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन आपको पर्याप्त लग रहे हैं। चलिए करने का प्रयास करिए। यहाँ पर लिखा गया 2 अलग अलग भार के 10 बार हैं, ठीक है, तो उनका कुल भार आपको बताना है। ये 2 कथन आपको नीचे दिए गए, कितने कथन में से इसका उत्तर निकल आएगा? अब देखिए 10 बार है, उनका आपको टोटल भार निकालना है। तो यहाँ पर कथन में देखिए पहले लिखा गया है 10 बार के 5वें हिस्से का आधा भार 2 kg है। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है प्रश्न को लिखते समय समस्या हो गई है। यहाँ पर इसको लिखने चाहिए था 10वें बार, 10वें बार मतलब 10वां जो बार है उसका आधा हिस्सा का भार 2 kg है, इस प्रकार से लिखता। तो शेष बार मतलब कि 10वां बार तो आपने लिख चुका, अब 9 बार बचे, इस प्रकार से लिखना चाहिए था। तो थोड़ा गलती हुई है लिखने में, इसको आप लोग अगर देखेंगे तो दोनों ही से इसका उत्तर निकलेगा, क्योंकि आपको टोटल भार निकालना है तो आपको 10वें की जरूरत पड़ेगी और 9 की टोटल जरूरत पड़ेगी, तो दोनों में से इसका उत्तर आएगा। तो कौन सा कथन पर्याप्त होगा? 1 और 2 दोनों ही कथन इसके लिए पर्याप्त होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए निम्न क्रम में आपको अगला चित्र का पता लगाना है। ये चित्र आपको दिए गए हैं, पहला चित्र ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो चौथे वाले में आपको पता लगाना है कि कौन सा चित्र यहाँ पर आएगा। ऑप्शन देखिए नीचे तक दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज के ऊपर गोला रखा गया है, नेक्स्ट वाली आकृति में त्रिभुज तो नीचे है ही है, उसके अलावा 2 गोले ऊपर एक के अंदर एक गोला रख दिया गया। समझ रहे हैं आप? अब ये दोनों आकृति जो हैं, इससे ये वाली आकृति और ये वाली आकृति बनेगी। अब यहाँ पर देखिए गोले के ऊपर इस प्रकार से आयत रखा गया है, तो नेक्स्ट वाली जो आकृति बनेगी वो इसी प्रकार से बनेगी। जैसे गोले के ऊपर इसने त्रिभुज के ऊपर 2 गोले रख दिए, इधर से इसको देख करके पहले से दूसरे, वैसे तीसरे से चौथा आपका बनेगा। और कैसे बनेगा? गोले के ऊपर आपको एक चतुर्भुज, उसके अंदर एक चतुर्भुज रखना पड़ेगा। जिस ऑप्शन में इस प्रकार की संरचना हो उसे आपको सही करना है। नीचे गोला और ऊपर 2 आपको चतुर्भुज, तो किस ऑप्शन में है? देखिए अभी तक नहीं मिला, लास्ट वाले ऑप्शन में आपको इस प्रकार की आकृति देखने को मिल रही है, तो लास्ट तक आपको जाकर इसे मिलाना पड़ेगा, चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको विषम की पहचान करनी है। ABCD, इसमें तो कुछ भी समस्या नहीं होगी, किसी को नहीं होगी। एक छोटा सा लड़के को अगर आप बैठा देंगे, उससे भी कहेंगे कि इसमें से अलग करने के लिए बताइए, तो वो बिल्कुल देख करके बता देगा कि इसमें से देखिए इसके आधा भाग भरा हुआ है, इसका आधा भाग भरा हुआ है, इसका आधा भाग डार्क है, लेकिन यहाँ पर आकृति देखिए इसमें तो है आधा से ज़्यादा भर दिया है, तो इसलिए विषम कौन सा होगा? तो डी वाला ऑप्शन ही विषम ऑप्शन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो बिल्कुल 1-2 सेकंड में लग जाएंगे, तो ये आपको समय को बचाते हैं। पूरे एग्जाम में 1.5 घंटे का समय मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको 1 नंबर देकर जाएंगे। लेकिन जिस प्रश्न में ज़्यादा समय लग रहा है वो इसके समय जो होगा, इस प्रश्न का जो समय होगा उसमें ऐड करके आप पूरे पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में आपको दर्पण की छवि ज्ञात करनी है।
तो ये आकृति है, ये बगल में दर्पण लगा है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लगेगा। ए बी सी डी, 4 आकृति आपके लिए नजर आ रही हैं। देखिए, आप अगर सोच रहे हैं कि ये सी वाला ऑप्शन आपके लिए सही ऑप्शन है, तो ये गलत ऑप्शन आप चुनाव कर रहे हैं। आप सोच तो सही रहे हैं कि ये सही है, लेकिन आप अंदर की लाइनों को मिलाइए। ये अंदर जो डॉट डॉट इस प्रकार से लाइनें खींची हैं इस उल्टे टी के अंदर, उसको भी देखने का प्रयास करिए। अगर दर्पण के पास देखेंगे तो ये वाली जो आधी लाइन है वो इस साइड जाएगी, जैसे कि ये बना हुआ टी, इसको समझिएगा। तो ये जो लाइन है वो इस प्रकार से इधर जाएगी, ये पतली वाली लाइन जो है छोटी सी इस साइड की ओर जाएगी, और उसने इस सी वाली आकृति में इधर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न में आप कोई भी ऑप्शन को सही नहीं करेंगे। प्रश्न जो है रेलवे बोर्ड की तरफ से हटा दिया गया था, इसको इग्नोर क्वेश्चन की श्रेणी में डाल दिया गया था। तो मतलब किसी ने इसका कोई भी ऑप्शन सही किया हो उसके लिए सबके लिए 1 नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें गलती रेलवे की है कि उसने ऑप्शन सी दिया और सी वाले ऑप्शन में गलती कर दी देने में, इसलिए क्वेश्चन को हटा दिया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष। देखिए क्वेश्चन आया है, कथन को ध्यान से पढ़िए। नयन 2014 में स्थानीय फुटबॉल टीम में शामिल हो गए, जिससे टीम को 2016 और 18 के बीच 3 लगातार चैंपियनशिप जीतने में मदद मिली। अब बताइए निष्कर्ष में से आपको क्या निष्कर्ष सही नज़र आ रहा है। देखिए 16, 17, 18 इसके बीच में तीनों जो कप हुए चैंपियनशिप के वो नयन की मदद से जीते गए, ये कथन में आपको कहा गया है। अब देखिए निष्कर्ष अगर हम देखेंगे तो निष्कर्ष में लिखा गया नयन ने टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की, बिल्कुल सही है भाई। टीम ने 3 चैंपियनशिप जीती है तो नयन ने ऊंचाइयों पहुंचाने में मदद की, बिल्कुल सही है। दूसरे में लिखा गया नयन एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी, ये भी सही है, सफल तो ही है। अगर वो चैंपियनशिप नहीं जीताता तब भी सफल नहीं माना जाता, लेकिन जिताया है, उसके आने के बाद जीती है, तो सही ऑप्शनों का दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप ईयर की संख्या हो तो x -1 का आपको वैल्यू निकालनी है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें गलतियां मुझे लगता है 50% लोग करेंगे। 100 वर्षों में ये बताइए आप कि कितने लीप ईयर होते हैं। अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो कुछ लोग क्या करते हैं 100/4 करके 25 निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए जो 100वां साल होगा वो शताब्दी ईयर है, और शताब्दी ईयर में अगर आपको लीप ईयर चेक करना है तो 100वें साल में आपको 400 से भाग करना पड़ेगा, इसलिए 100वां जो वर्ष होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 100 साल में लीप ईयर की संख्या आपके अनुसार 25 - 1 24 होती है। 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 24 होती है। x जो है वो 24 के बराबर है, x -1 आपको करना, तो 24 - 1 करिए, सही ऑप्शन होगा 23। ठीक है, कुछ लोग 24 सही किए होंगे, कुछ लोग 25 सही किए होंगे, कुछ लोग 22 से पहुँचे होंगे, और 50% लोग 23 भी सही किए होंगे। तो यहाँ पर से आपको ये बात स्पष्ट नज़र आ रही होगी। 19वां क्वेश्चन है, निम्न आकृति में आपको समकोण त्रिभुज की संख्या गिननी है। चलिए जूम करते हैं आकृति, ये देखिए समकोण गिनिए। इनमें से समकोण मतलब कि एक एंगल जो है उसका वो 90 डिग्री होना चाहिए, चाहे जो एंगल उसका 90 डिग्री हो। तो आप देखिए पहले वाले त्रिभुज में देखिए इस प्रकार से, जिसके बगल में सीधी रेखा होगी उसको हम क्या कर लेंगे 90 डिग्री मान लेंगे। तो कितने बनेंगे ये आपको गिन के बताते हैं। एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये, एक ये, तो इधर इतनी आकृति में 4 आपको मिल गए। अब इस साइड आते हैं, इधर गिनते हैं, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, 2 और आपको मिले, फिर एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा बगल वाला। तो इधर आप 4 4 8 हो गए, टोटल कितने हो गए 8। तो सही उत्तर होगा लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, और भी गिन लीजिएगा। अगर आपको ये वाला लग रहा है ऐसा ऐसा, तो इसमें आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एंगल 90 है कि नहीं है, क्योंकि आप जब बगल में कोई सीधी रेखा खड़ी होगी तो उसमें तो आप देख सकते हैं कि 90 है, लेकिन इस प्रकार के त्रिभुज जो आपके नज़र में बन रहे होंगे उसमें समकोण नहीं होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए रिलेशन से सवाल आया है। ए की माँ बी की बहन है और सी की पुत्री है, डी बी का बेटा है और ई का भाई है, तो सी का ई के साथ में आपको रिलेशन बताना है। चलिए सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना है, इसके बाद हम आपको बताना है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ए की माँ, माना ए की माँ इस बॉक्स के अंदर होंगी, और माँ जो है वो बी की बहन है, तो बी आपकी मौसी लगेंगी। ठीक है, और जो माँ है आपकी वो सी की पुत्री हैं, तो सी आपके नाना हो सकते हैं या तो नानी हो सकते हैं। सी की पुत्री तो दोनों की पुत्री होगी।
अब क्या कह रहा है, डी बी का बेटा है, तो मतलब आपकी जो मौसी है उनका बेटा जो है वो डी है, और ई का भाई है डी, तो मतलब दो संतानें आपकी मौसी की, डी और ई। सी का ई से क्या संबंध होगा, सी क्या लगेगा ई का, तो मतलब अपनी बेटी का, ये बेटा हो सकता है, ये तो बेटी हो सकती है, और सी कुछ भी हो सकता है, या तो नाना हो सकता है, या तो नानी हो सकती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा दादा या दादी, या फिर नाना या नानी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा ऑप्शन। इंग्लिश में आप दादा दादी या फिर नाना नानी अलग अलग कह सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है, ए बी सी डी में से आपको विषम चुनना है। ठीक है, मगरमच्छ, कछुआ, नाव और मछली। आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर पानी की बात करेंगे तो मगरमच्छ भी तैरता है, कछुआ भी तैरता है, नाव भी तैरती है पानी में, मछली भी तैरती है। लेकिन मगरमच्छ, कछुआ और मछली जो हैं ये सजीव प्राणियों में आते हैं, जबकि नाव जो है वो निर्जीव प्राणियों में आती है। इसलिए अगर भिन्न की बात करेंगे तो सी वाला ऑप्शन जो है वो इस समूह से संबंधित नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सोमवार को सीमा के पास 15 पेंसिलें हैं। तो सोमवार की बात करेंगे तो 15 पेंसिलें उसके पास हैं। उसका भाई मंगलवार को 5 पेंसिलें और देता है, तो मंगलवार को उसे 5 पेंसिलें और मिल गई, टोटल हो गई 20। अब क्या करे, बुधवार को उससे 3 पेंसिलें ले लेता है, अगर 3 ले लेगा तो ही बचेंगे उसके पास कितनी, 17। बृहस्पतिवार को एक दोस्त से 7 पेंसिलें मिलती हैं, तो 7 जोड़ दीजिए, 17 7 कितना हो जाएगा, 24। यदि उसका भाई शुक्रवार को उसे 5 पेंसिलें और देता है, तो 24 थी उसके पास, 5 और मिल जाएंगी, टोटल उसके पास पेंसिलें जो हैं वो शनिवार को 29 हो जाएंगी। तो इस प्रकार से प्रश्न आप जोड़ करके देख सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान ये देना था कि कहीं पर ले लिखा है और कहीं पर दे लिखा है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा कहाँ पर दे रहा है, कहीं पर ले रहा है। कुछ लोग लगातार जोड़ देते हैं, कुछ लोग घटा देते हैं, तो वहाँ गलती आपसे हो जाती है। टोटल 29 पेंसिलें उसके पास शनिवार को होंगी। 23 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में कितना मिनट आगे बढ़ती है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने का प्रयास करिए। घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में कितना मिनट आगे बढ़ती है। इसके लिए आप यहाँ पर देखिए कि एक घड़ी बना लीजिए, यहाँ पर 12 बजाएंगे आप, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो 12 के पास अगर देखें, जब 12 बजा होगा तो बड़ी वाली सुई और छोटी वाली सुई दोनों एक ही स्थान पर होंगी। लेकिन जब 1 बजेगा, 1 घंटे में पूछ रहा है ना आपसे, जब 1 बजेगा तो कितना मिनट आगे होगी, यहाँ पर से घूम करके फिर से ये 12 में आएगी, तो 55 मिनट का डिफरेंस होता है। तो सही ऑप्शन होगा इसका कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन। आप किसी भी घंटे में अपने घर में छोटी सी घड़ी लीजिए, उसको घुमा करके देख लीजिए, 55 आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप इसे याद भी कर सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, कथन और तर्क से क्वेश्चन आया है, इसको भी ध्यान से देखिए। क्या छात्र संगठनों पर प्रतिबंध होना चाहिए, ये कथन में आपसे कहा गया है। अब तर्क में आपको बताना है कि आप इसका हाँ में जवाब देंगे कि नहीं जवाब देंगे। हाँ में लिखा गया है, हाँ, इससे तरीके के द्वारा छात्र संगठनों के आक्रामक व्यवहार रोके जा सकते हैं। दूसरा है नहीं, यह छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर देगा। तो छात्र संगठन बनाना ये लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए आप इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। आक्रामक व्यवहार को रोक सकते हैं, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगा के नहीं रोक सकते हैं आप। इसलिए पहले को आप गलत करेंगे, दूसरे को आप सही करेंगे। कौन सा तर्क आपके लिए सशक्त लग रहा है, केवल दूसरा ही तर्क जो है वो सशक्त लगेगा। 25वां क्वेश्चन है, ये इसमें आपको विषम की पहचान करनी है। मैंने आपके लिए 24 क्वेश्चन कराएं और इस सेट में 2 क्वेश्चन और है, मतलब टोटल 26 क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, दोनों ही काफ़ी सरल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा दिमाग आपको लगाना है। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। ये 25वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम की पहचान करनी है। ठीक है, चारों आकृति को आप देखिए और विषम की पहचान करिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, नहीं आएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा उत्तर, या तो फिर आपको जब नेक्स्ट पार्ट इसका रीजनिंग का आएगा तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग इसे। ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर का आपको युग्म चुनना है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर ये 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो हमने आपको 24 क्वेश्चन हल कराए हैं, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए, टोटल 26 क्वेश्चन इस सेट में हमें देखने को मिले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में आपको अगला पद ज्ञात करना है। ये 3 पद आपको दिए गए हैं, 1 2 3,
और चौथे पद की जगह पर प्रश्नवाचक मार्क है। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है। चलिए प्रयास करिए। सबसे पहले एक बार आप लोग यहाँ पर देखिए, पहले पद में एक्सक्लामेशन का मार्क है, इसके बाद @ है और हैश का निशान लगा हुआ है। जो नेक्स्ट हमारा दूसरा पद आएगा, इस हैश के निशान को हम लोग आगे कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हैश से स्टार्टिंग कर दी है, फिर इसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क है, फिर @ नेक्स्ट वाला जो पद आएगा तीसरा पद, उसमें हम @ को आगे कर दिए, तो ये वाला हमें तीसरा पद प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा चौथा पद आएगा, उसमें हम एक्सक्लामेशन मार्क को आगे कर देंगे, तो उससे स्टार्टिंग होगी, इस प्रकार से ये मार्क आएगा। फिर इसके बाद @ आएगा, फिर हैश आएगा। तो जो हमारा पहला पद है वही घूम करके चौथे पद में आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है? तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 50 ग्राहकों को 3 अलग अलग रंगों की रेडीमेड पैंट बेची। 20 ने खाकी और काले रंग की पैंट खरीदी, 10 ने काले और ग्रे रंग की पैंट खरीदी, 15 ने ग्रे और खाकी रंग की पैंट खरीदी, 10 ने सभी तीनों रंग की पैंट खरीदी। तो बताइए कितने ने केवल एक रंग की पैंट खरीदी? बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए समझने का प्रयास करिए। आपके पास समय पर्याप्त रूप से है, वीडियो को रोक करके आप समय लीजिए, लेकिन करने का प्रयास करिए। अगर नहीं आ रहा है तो सीखने का प्रयास करिए कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को वेन डायग्राम की सहायता से करेंगे तो आसानी से उत्तर आपके सामने आ जाएगा। तो हम लोग वेन डायग्राम में 3 गोले बनाएंगे, पहला गोला, दूसरा गोला और तीसरा गोला। तीनों गोले किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे को छूने चाहिए। तो पहला गोला होगा खाकी रंग का KS से, दूसरा होगा ब्लैक का और तीसरा होगा ग्रे का G से। अब सबसे पहले आप उस आंकड़े को उठाएंगे जो तीनों के बीचों बीच में रखा गया। तो 10 ने सभी 3 रंग की पैंट खरीदी हैं, तो 10 जो सबसे बीचों बीच तीनों का गोला छू रहा है उसके बीच में हम लोग 10 को रख देंगे। तो तीनों कलर की पैंट को 10 लोग पहन रहे हैं। 15 ने ग्रे और खाकी रंग की पैंट खरीदी है, तो खाकी यहाँ पर है, ग्रे यहाँ पर है, 15 होना चाहिए इन दोनों के बीच में, 10 हो चुके हैं पहले, तो 5 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 15 ग्रे खाकी हो गए और 10 तीनों तो पहले हो ही चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पढ़िए, 10 ने काली और ग्रे रंग की पैंट खरीदी, तो ये ग्रे है और ये काली है, इन दोनों के बीच में देखिए 10 तो पहले हो चुके हैं, तो यहाँ पर एक भी लोग नहीं होंगे, हम लोग 0 भर देंगे। नेक्स्ट वाले 20 ने खाकी और काले रंग की पैंट खरीदी, खाकी ये है, काले रंग का ये है, इन दोनों के बीच में 20 होना चाहिए। 10 तो देखिए तीनों लोग पहनते हैं ना, तो 10 एक आंकड़ा जो बचेगा वो टोटल 20 होना चाहिए, और यहाँ पर हमने 10 तो तीनों में था, 10 और कर दिया। तो आप लोग जोड़िए कि कितने लोगों ने किसी न किसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक रंगों की पैंट खरीदी है। तो 5 10 5 15 और 15 10 25, तो 25 लोग ऐसे आपको मिल गए जिन्होंने 2 या 2 से अधिक रंगों की पैंट खरीदी है, और टोटल 50 ग्राहक थे। तो 50 - 25 कर देंगे, बचेंगे 25। तो 25 ऐसे लोग होंगे जो केवल एक ही रंग के पैंट खरीदते हैं। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ए वाला ऑप्शन। तो 50 में से आपको जो 2 या 2 से अधिक रंगों के पैंट वाले लोगों की संख्या घटा देंगे, तो जो एक रंग के पैंट खरीदे हैं उनकी संख्या आपके सामने आ जाएगी। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, विषम की आपको पहचान करनी है। ABCD आपको देखकर ही मालूम चल रहा होगा कि इसमें विषम कौन सा है। यहाँ पर देखिए एक गोला है, उसके बाद में इसके अंदर में इस प्रकार की संरचना बनी हुई है, लेकिन चौथे वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधी इसको कट कर दिया गया है, इसलिए सबसे विषम आपको लगना ही चाहिए डी वाला ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चौथा क्वेश्चन है, इसमें से आपको असमान का पता लगाना है। ABCD बताइए विषम कौन सा आपको लग रहा है? बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करिए। देखिए आप ABC में देखिए किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी देखिए किसी न किसी प्रकार से बन जाएगा, लेकिन डी वाले ऑप्शन में आप बता नहीं सकते हैं कि इसमें से एंगल कौन सा होगा 90 डिग्री का। जब कोई लंबवत रेखा खड़ी हो तो यहाँ पर 90 डिग्री का बन जाता है, तो तीनों में 90 बन जाएगा, लेकिन इसमें नहीं बनेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। पांचवा क्वेश्चन है, विमल ने कमल को निम्नलिखित वर्णमाला की श्रृंखला दी है, तो सही विकल्प चुनने में आप कमल की मदद करें। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ये 2 स्थान आपके लिए खाली रखे गए। तो सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है आप देखने का प्रयास करिए। देखिए Z से Y हो रहा है, Z से Y हो रहा है, इसका मतलब सीरीज 1 कम हो रही है। तो Y से नेक्स्ट वाले में आप 1 कम करेंगे तो X आना चाहिए, स्टार्टिंग X से होगी। तो X किस किस ऑप्शन में आपका? दूसरे ऑप्शन में है, और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट ऑप्शन में। X के पहले क्या आता है? W आता है, जो यहाँ पर रखा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखिए दूसरी वाली सीरीज को मिलाते हैं। B से D हो रहा है, यहाँ पर देखिए दूसरा जो लेटर है B से D हो रहा है, मतलब कि 2 स्थान आगे जा रहा है। B हमारा दूसरे स्थान पर होता है,
डी चौथे स्थान पर होता है, तो डी से 2 आगे बढ़ाएंगे तो आपको एफ मिलेगा, तो एक्स एफ से शुरुआत होनी चाहिए। तो किस ऑप्शन में लिखा गया है? लास्ट वाले ऑप्शन में। तो आप एक ही सीरीज को, एक ही पद को, ये वाले पद को अगर आप ढूंढ लेते हैं तो ये उत्तर आपको मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन? लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप इस पद को भी जा करके मिलाएं। अगर ये दोनों पद सेम होते हैं, एक्स एफ होते हैं, तो हमको ये वाला पद मिलाना पड़ता, लेकिन हमको जब पहला ही पद मिल गया तो हम दूसरे पद को नहीं मिलाएंगे, डायरेक्ट उत्तर सही करके आगे बढ़ जाएंगे। छठा क्वेश्चन है, प्रश्न देखिए आपको दिया गया है, क्यू आर और एस में कौन सबसे हल्का है आपको बताना है। ये कथन दो आपको दिए गए हैं, क्यू जो है आर और एस से भारी है, एस आर से भारी है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको इन दोनों कथनों में से कितने कथन की आवश्यकता होगी? या तो एक की होगी या तो 2 की होगी, तो दोनों एक साथ होंगी, या तो दोनों पर्याप्त ही नहीं होंगे उत्तर देने के लिए। ठीक है, ये 4 कंडीशन बन सकती हैं। बताने का प्रयास करिए। देखिए हम लोग सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। क्यू क्या कह रहा है? क्यू जो है आर और एस से भारी, तो क्यू सबसे पहले रखा जाएगा। दूसरे वाले को पढ़िए, एस जो है आर से भारी है, तो एस इसके बाद में रखा जाएगा और आर सबसे हल्का होगा। तो आपसे पूछा सबसे हल्का कौन है? आर सबसे हल्का है। लेकिन आपने कब बताया? जब दोनों कथनों को एक साथ पढ़ा। तो दोनों ही कथन पर्याप्त होंगे उत्तर बताने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन है, देखिए कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में लिखा है, दुकान के एक नोटिस में लिखा है, हम शहर में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले चावल बेचते हैं। ये नोटिस में लिखा गया है दुकान के सामने। तो आप बताइए इस नोटिस को पढ़ के आप इन दोनों निष्कर्षों में से क्या अनुमान लगा सकते हैं। पहला निष्कर्ष लिखा गया है, कोई भी इस दुकान से अच्छे चावल प्राप्त कर सकता है। तो अच्छे चावल तो ये बेच ही रहा है, तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। कथन के अनुसार ये निष्कर्ष सही है। दूसरे में क्या लिखा गया है? कोई भी अन्य दुकान अच्छी गुणवत्ता वाले चावल नहीं बेचती है। इस कथन में दूसरे दुकान के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है, इसलिए आप इसे सही नहीं करेंगे। तो इसका कौन सा अनुसरण करेगा निष्कर्ष? पहला वाला निष्कर्ष जो है अनुसरण करेगा। ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। 8वां क्वेश्चन है, दिया गया डायग्राम। देखिए डायग्राम आपको दिया गया ऊपर, कक्षा में 3 भाषाओं के अध्ययन करने वाले छात्रों को दर्शाता है। केवल 2 भाषाएं पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ये आपको इस डायग्राम में से गिन करके बताना है। चलिए बताइए आप लोग। डायग्राम अगर आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो तो ऊपर से आप लोग वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। वीडियो क्वालिटी को अगर आप बढ़ा लेंगे तो फिर आपको जो आंकड़े अंदर लिखे गए हैं ये आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए केवल 2 भाषाएं कहा गया है, तो जो दोनों गोलों के बीच में होंगी उन्हीं को हम गिनने का प्रयास करेंगे। तो एक तो 5 दोनों गोलों के बीच में है, 7 है और 20 है, तो केवल भी लगा दिया, इसलिए आप 3 वाले को नहीं लेंगे। 20 7 27 5 32, तो 32 ऐसे छात्र हैं जो तीनों भाषाएं पढ़ते हैं, फ्रेंच भी पढ़ते हैं, स्पेनिश भी पढ़ते हैं और जापानीज भी पढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 32 पहला वाला ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन है, उपरोक्त आकृति में आपको दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ये आकृति बनी है, इसके बगल में दर्पण को लगाइए और बताइए कौन सी आकृति आपको बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन होगी इसका डी वाला ऑप्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये आकृति बनेगी। अगर आप इसके बगल में दर्पण को लगा देंगे तो ये तो आप देख कर ही समझ सकते हैं कि आकृति कैसे घूमेगी। डी वाला ऑप्शन ही बनेगा। 10वां क्वेश्चन है, अनन्या अवध का परिचय अपने पिता राम के एकमात्र बेटे के रूप में कराती है। तो राम अवध का क्या लगेगा? ये आपको बताना है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है लेकिन सरल क्वेश्चन है, आपको कर सकते हैं। अनन्या को हम लोग AN से लिख लेते हैं, समझिएगा। अनन्या अवध का परिचय अपने पिता, अनन्या के पिता हैं जिनका नाम होगा राम, राम के एकमात्र बेटे। तो एकमात्र बेटा कौन होगा? अनन्या को अगर हम लोग लेडीज मान लेते हैं तो उनके भाई जो होगा वो एकमात्र बेटा होगा किसका? राम का। और इसका भी एकमात्र बेटा अवध है। तो समझ गए आप, राम के बेटे का बेटा अवध है उसका नाम। तो राम का क्या रिलेशन होगा? राम लगेगा इसका दादा लगेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, 10:35 AM पर किसी घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच में बृहत्तम कोण का मान आपको निकालना है। चलिए कैसे करेंगे आप? इस प्रश्न को देखिए, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं किया गया है। इस प्रश्न को
इग्नोर सूची में डाल दिया गया था, मतलब सबको एक नंबर मिलेगा जिसने किया हो या जिसने नहीं किया हो। फिर भी हम लोग करने का प्रयास करते हैं आखिर इसमें क्या गलती की गई कि ये प्रश्न को हटा दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, घड़ी को बनाते हैं। यहाँ पर 12 होगा आपका, इधर 6 होगा, ये 9 है और इधर 3 होगा। तो यहाँ पर आपको 10:35 बजाने हैं। 10:35 का मतलब है 9 के बाद 10 आएगा और यहाँ पर 11, इधर आएगा 8 और यहाँ पर 7। इतने से काम हो जाना चाहिए। 10:35 है, जो AM के होंगे तो यहाँ पर थोड़ा से छोटी वाली सुई 10 के आगे जाएगी और बड़ी वाली सुई पूरी की पूरी 7 में रखी होगी। तो बृहत्तम कोण आपको बताना है। बृहत्तम कोण मतलब ये बड़ा वाला कोण आपको बताना है, छोटा वाला नहीं बताना, अंदर वाला नहीं बताना, बाहर वाला कोण आपको बताना है। तो अगर आप अंदर वाले कोण को निकाल लें और 360 से घटा दें तो आपको बाहर वाला कोण मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अंदर के कोण को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने डिग्री का यहाँ पर ये कोण बन रहा है अंदर वाला। 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बनता है। जो मिनट वाली सुई है 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाती है। तो 30 डिग्री यहाँ पर 30 30 60 30 30 90, तो 90 तो बनेगा ही बनेगा। इसके बाद जो हमारी छोटी वाली सुई 35 मिनट में कितना गई, तो 35 मिनट में 35/2 जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए 90 + 35/2 मतलब कि कितना हो गया, 17.5 और आपको जोड़ना पड़ेगा। 17.5 का मतलब जाकर के बना 107.5। ठीक है, 107.5 जो है ये अंदर वाला एंगल बना। तो 360 में से आप घटा दीजिए 107.5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 252.5 जो है ये जो है बृहत्तम कोण होगा, ये बाहर वाला कोण होगा। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। इस ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर श्रेणी में डाल दिया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा निष्कर्ष आपको सही लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम की सहायता से आप बना सकते हैं। कोई कार बस नहीं है, तो जो कार का गोला होगा वो बस के साथ में हम लोग इस गोले को बिल्कुल से अलग कर देंगे। कोई कार बस नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला कथन क्या कह रहा है, सभी बसें बड़ी हैं। जो बस का गोला है ये बड़ी के अंदर होगा। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या सामने निकलता है। कुछ कारें बड़ी हैं, तो बड़ी के साथ में या बस के साथ में कार का तो संबंध हम निकाल ही नहीं सकते हैं, इसलिए गलत है। कुछ बसें कारें हैं, कोई कार बस नहीं है, और ये कह रहा है कुछ बसें कारें हैं, बिल्कुल गलत है। मतलब दोनों ही निष्कर्ष जो हमारे हैं वो अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका लास्ट वाला ऑप्शन ना तो पहला ना तो दूसरा अनुसरण करेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन इस समूह से संबंधित नहीं है, मोबाइल, लैपटॉप, पाम टॉप, ब्लेंडर। ठीक है, चलिए बताइए कौन इस समूह से संबंधित नहीं है, मतलब विषम आपसे पूछा है। तो मोबाइल, लैपटॉप और पाम टॉप। पाम टॉप जो होता है वो एक प्रकार से हाथ में रख करके चलाने वाला मोबाइल कह सकते हैं आप इसे, लैपटॉप के समान होता है तो उसे कहते हैं पाम टॉप। लैपटॉप और मोबाइल ये तीनों आप देख रहे हैं किसी न किसी प्रकार से कम्युनिकेशन डिवाइस है। जबकि ब्लेंडर जो होता है किचन में चटनी और जूस बनाने का मिक्स करने की मशीन होती है। इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो किसी न किसी प्रकार से तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, डी वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको भिन्न का पता लगाना है। ABCD देख करके बताइए इसमें से आपको भिन्न कौन सा लग रहा है, अलग बताना है आपको। देखिए ए ऑप्शन में आप देख रहे हैं कुंडली जैसी संरचना है। बी ऑप्शन में आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रतिरोध जैसी यहाँ पर है, और यहाँ पर सी ऑप्शन में सेल जैसी संरचना है, जैसे सेल होता है ना, स्विच जैसी संरचना है। और डी वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं स्टार बना हुआ है। तो ये तीन जो हैं ABC जो हैं किसी न किसी प्रकार से इलेक्ट्रिक के सामानों में यूज की जाती हैं, लेकिन डी वाला ऑप्शन जो स्टार है ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक के सामानों में यूज नहीं किया जाता है। तो डी वाला ही भिन्न ऑप्शन होगा इन तीन की अपेक्षा। तीन एक जोड़े में रख सकते हैं, एक को बेमेल कर सकते हैं आप। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए प्रश्न चित्र आपको दिया गया है। 1 2 3 आकृति आपको दी गई, चौथी आकृति यहाँ पर आपको बनानी है और विकल्प में से आप चूज करिए कि चौथी आकृति आप यहाँ पर से कौन सी भर सकते हैं। ये 4 विकल्प आपके सामने ABCD, बड़े गौर से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा इसमें आकृति बनी हुई है। तो चलिए अब बताने का प्रयास करिए आप लोग, आपके लिए जूम भी कर दिया गया है। समय लीजिए लेकिन सही करने का प्रयास करिए। इसमें 28 से 29 क्वेश्चन है और सारे आपको सही करने हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस जो हमारी आकृति है इसको क्लॉकवाइज थोड़ा से घुमाने का प्रयास करिए।
जैसे जो यहाँ पर एफ एफ है उसको घुमा करके इधर ले आइए, इसके बगल में ले आइए, और जो ओम लिखा गया है वो घूम करके नीचे आ जाएगा और यहाँ पर इस निशान को घूम करके यहाँ पर आ जाएगा। एक एक स्टेप जो है इसको बढ़ाते चले जाइए, गोल गोल इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करिए। और यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है, यहाँ पर देखिए पहले वाली आकृति में एफ और एफ जो हैं इस प्रकार से रखे गए हैं, लेकिन नेक्स्ट वाले में जो एफ का मुख है ये घूम करके अंदर की ओर चला आता है। तो पहली आकृति से दूसरी आकृति में एफ एफ चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाली आकृति में भी आपको इसी प्रकार थोड़ा से क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा इसे। तो जो एफ एफ यहाँ पर रखा गया ये ओम के निशान के जगह पर आ जाएगा, तो ओम के निशान के जगह पर एफ एफ आना चाहिए और दोनों का मुख अंदर की ओर होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में है? और ऊपर देखिए ओम घूम करके चला जाएगा, तो इसके ऊपर ओम भी होना चाहिए। तो सी और डी ऐसे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं जिसमें थोड़ा से ओम ऊपर भी है और यहाँ पर एफ और एफ जो है वो अंदर की ओर मुख किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर प्लस प्लस का निशान रखा गया है, तो प्लस प्लस तो आपकी आकृति में है ही नहीं है, ये वाली आकृति है। तो हम लोग सी वाली आकृति को सही करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही ऑप्शन होगा? सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, बहुत छोटा छोटा इसमें आपको दिख रहा होगा, फिर भी आप लोग वीडियो क्वालिटी को बढ़ा करके आराम से तो समझ सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष। देखिए फिर से क्वेश्चन आया है, इसमें कहा जा रहा है कुछ चिड़िया मोर हैं और कुछ गौरैया मोर हैं, तो निष्कर्ष आपको बताना है। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर लिखा गया कुछ चिड़िया मोर हैं, तो कुछ जो बर्ड है आपकी उन्हें मोर के गोले के साथ में अटैच कर दीजिए। और कुछ गौरैया मोर हैं, तो कुछ गौरैया का जो गोला होगा वो मोर के साथ में होगा। अब निष्कर्ष निकालिए, कुछ मोर गौरैया हैं, कुछ मोर गौरैया हैं, बिल्कुल सही है। और कुछ मोर चिड़िया हैं, कुछ मोर जो हैं वो बर्ड्स हैं, बिल्कुल सही है। दोनों ही हमारे निष्कर्ष जो हैं वो आपके अनुसार और हमारे अनुसार निष्कर्ष के अनुसार ये सही लग रहा है, मतलब पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है उपरोक्त आकृति को घुमाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति आपको प्राप्त होगी? ये आकृति आपके सामने है, इसको घुमाने का प्रयास करिए, चाहे तो आप थोड़ा से घुमाइए या फिर और ज़्यादा घुमाइए, या तो 180 डिग्री या तो 360 पूरा घुमा करके देख सकते हैं। इस प्रकार से आप जितनी आकृति आपको दी गई है ए बी सी डी आप घुमा करके देखिए। लेकिन आपको जो आकृति मिलेगी घुमाने पर वो सी वाले ऑप्शन को मिलेगी। अगर आप इसको इस प्रकार से घुमाइए 180 डिग्री करीब घुमाएंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन आपको ये स्टार भी देखने हैं, स्टार देखिए ये वाला स्टार घूम करके यहाँ पर आ जाएगा और ये डार्क वाला स्टार इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही संरचना बनेगी। बाकी ए बी सी घूम तो जाएंगे लेकिन उनके स्टार जो इधर उधर लगे ना, कहीं पर डार्क वाला स्टार ऊपर आ जाएगा तो जहाँ पर नीचे लिखा है वहाँ पर ऊपर हो जाएगा। तो बनेगी सिर्फ सी वाली आकृति ही, बाकी स्टार जो हैं वो नहीं लगे नजर आएंगे आपको, वो अलग अलग आपके सामने आ जाएंगे। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कथन और तर्क से क्वेश्चन आया है। कथन में लिखा गया कुपोषण की रोकथाम के लिए विटामिन के अनुपूरक की खुराक लेना कोई समाधान नहीं है। बेहतर परिणाम के लिए इसके साथ उचित पौष्टिक आहार लिया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए विटामिन जो होते हैं वो हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं, हमारे उपाय पचय में सहायता प्रदान करते हैं, खाना को पचाने में, इसलिए ऊर्जा नहीं देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है खुराक लेना कोई समाधान नहीं है। बेहतर परिणाम के लिए आपको पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा, तब विटामिन जो आप खा रहे हैं वो आपके लिए हितकारी होंगे। देखिए तर्क देखते हैं क्या सही लग रहा है। तर्क में लिखा है हाँ, उचित आहार नहीं लेने के कारण विटामिन का पूर्ण अवशोषण नहीं हो पाता है, ये बिल्कुल सही है। जब तक आप पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तो विटामिन ही सिर्फ खाने से आपका कुपोषण नहीं दूर हो जाएगा, आपको पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा। तो पहला तर्क सही है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। नहीं, अधिक मात्रा में विटामिन लेने से विटामिन तंत्र से निकल जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो ये हमारा गलत है और ये सही है। जो बातें हमारे कथन में लिखी गई हैं उसी को हमको बेस मानकर चलना है। सिर्फ हमारा पहला ही तर्क जो है वो सही है कथन के अनुसार। 19 नंबर क्वेश्चन है संजना प्रधा की बहन है। ठीक है, ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा। संजना प्रधा की बहन है, प्रधा की माँ की बहन का संजना के साथ क्या रिलेशन होगा? देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। संजना और प्रधा जो है आपस में बहन बहन है। ठीक है, प्रधा की माँ मतलब दोनों की माँ की बहन, आपकी माँ की बहन आपकी क्या लगेंगी? मौसी लगेंगी। तो यहाँ पर संजना से क्या संबंध होगा? मौसी का संबंध होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा?
डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इसको तो बनाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने घर के रिलेशन से समझ सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपस में चिन्हों को चेंज करना है, जैसे ये कह रहा है वैसे हम लोग समीकरण में चेंज करते हुए और निकालते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पर देखिए समीकरण लिखा गया है, आप लोग भी चिन्हों को आपस में चेंज करिए। 50 के बाद देखिए यहाँ पर मल्टीपल का निशान है, मल्टीपल को किस में चेंज करना है, भाग में चेंज करना है। फिर 5 लिखिए, प्लस को किस में चेंज करना है, मल्टीपल में चेंज करना है। भाग को देखिए आपको किस में चेंज करना है, माइनस में, और माइनस को चेंज करना है प्लस में। इस प्रकार से ग्रुप डी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके सेट में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप भाग को हल करेंगे, ये 10 बनेगा, और 10 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 बन जाएगा। इन दोनों को आपस में घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 100 में से 2 जाएगा, 98 जो है वो इसका सही उत्तर आ जाएगा। लेकिन किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि 100 जो हमारा है वो पॉजिटिव में, बड़ी वैल्यू हमारी पॉजिटिव में है, तो उत्तर हमारा जो आएगा वो पॉजिटिव में आ गया। आपको ध्यान रखना है, सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, असंगत की आपको पहचान करनी है। ABCD में से असंगत की पहचान करिए कि इसमें से गलत कौन सा लिखा गया। नीचे देखिए इस आकृति के नीचे मिरर रख दिया गया है, तो ये आकृति पलट करके ऐसे बन गई है। अब सी वाले ऑप्शन को आप गौर से देखिए, अगर टी की आकृति के नीचे हम लोग दर्पण रखते हैं तो टी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और इसने तो बिल्कुल सीधा सीधा बना दिया है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो होगा वो असंगत होगा। ये देखने पर आपको मालूम चल रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, देखिए रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में थोड़ा से इंग्लिश से क्वेश्चन आपके रीजनिंग के सेक्शन में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए वोल्केनो लिखा है, वोल्केनो से लावा निकलता है, तो फायर से क्या निकलता है, ज्वालामुखी से लावा निकलता है, तो आग से क्या निकलता है। ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है। इंग्लिश से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इतना आप लोग इंग्लिश को वीक करके मत चलिएगा कि आप ये क्वेश्चन तक ना सही कर पाएँ। तो फायर मतलब होता है आग, और आग जब आप जलाएंगे तो क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगा। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा वाला ऑप्शन। जिस प्रकार से ज्वालामुखी से लावा निकलता है उसी प्रकार से आग से धुआं निकलता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए साथ साथ आप करते हुए चलते हैं। इसमें क्या है कि बिंदु ए से एक्स की मैराथन दौड़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं, दिशा बना करके स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपने ढेर सारी बार लगाया होगा। इस प्रकार से हम लोग दिशा को बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं, एक्स को चलाना स्टार्ट करते हैं जो जिस दिशा में चलना है। इधर देखिए पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर ऊपर उत्तर होता है, नीचे होता है दक्षिण। इस प्रकार से थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए क्या कह रहा है, वे उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़ करके, ये उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ तक 5 किलोमीटर है, ये चलता है उत्तर की ओर और ए बिंदु से स्टार्टिंग करता है तो बी पर पहुँचता है 5 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, फिर वो दाईं ओर घूम करके, दाईं ओर किधर होगा, इस साइड होगा और 6 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर चलता है और सी स्थान पर पहुँच जाता है। फिर वो अपने दाईं ओर घूम करके 8 किलोमीटर चलता है, तो 5 इधर होगा, दाईं ओर देखिए नीचे 5 होगा ये, और 8 के लिए आप यहाँ तक 8 मान सकते हैं, तो ये 5 3 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये स्थान पर पहुँच जाएगा, किस स्थान पर, डी स्थान पर पहुँच जाएगा। डी पर पहुँचने के बाद फिर से वो दाईं ओर घूम करके 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो 6 ऊपर है, इसके बराबर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 4, ये 10 किलोमीटर। नीचे वाला टोटल ये दूरी जो है वो 10 है, 10, और ये यहाँ पर पहुँच जाएगा किस स्थान पर, ए स्थान पर पहुँच जाएगा। फिर वो दाईं ओर घूम करके 6 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो 3 ये हो गई और 3 यहाँ पर हो जाएगी इस प्रकार से। अब यहाँ पर पहुँच गया, एफ स्थान पर पहुँच गया। बनाइएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा चित्र गड़बड़ बन रहा है लेकिन समझने का प्रयास करिए। बिंदु ए पर पहुँच गए और फिर दाईं ओर घूम करके 1 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर घूमेगा 1 किलोमीटर यहाँ पर चलेगा। एफ के बाद क्या आएगा, जी स्थान पर पहुँच गया। अब जी पर पहुँचने के बाद फिर से वो दाईं ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर घूम करके ये एच स्थान पर बिल्कुल ये पॉइंट पर ही आ जाएगा, इस रेखा पर आ जाएगा, एच पर पहुँच गया। तो सी और ई के बीच की आपको न्यूनतम दूरी निकालनी है, तो यहाँ पर एच से कोई मतलब नहीं है, लास्ट वाले पॉइंट से आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए ई पॉइंट है और यहाँ पर सी पॉइंट है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी वो इसका विकर्ण ही होगी, ये वाला विकर्ण आपको निकालना है, ई से सी के बीच की दूरी। और आपको यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री होगा। टोटल दूरी ये वाली 8 है, ठीक है, ये वाली 8 दूरी है, ठीक है। डी से डी सी की दूरी 8 है,
याद रखिएगा, और ED की दूरी 10 है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ करके अंडर रूट ले लेंगे तो EC की दूरी आ जाएगी। ED की दूरी कितनी आपको दे रखी, 10 दे रखी है, और DC की दूरी आपको 8 दे रखी है, तो 8 × 64 हो जाएगा, और 10 दामा 100, इन दोनों को जोड़ करके अंडर रूट ले लीजिए तो 164 बनेगा। 164 का मतलब कि क्या बाहर निकल कर आएगा, 2 बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा 41। 41 चौके जो होता है वो 164 होता है, तो 2 अंडर रूट में 41 जो होगा वो इसके बीच की न्यूनतम दूरी होगी। आप लोग डायग्राम अच्छे से बनाइएगा तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। बस चलाया हुआ आपको दाएं बाएं घुमाना है और लिखते जाना है ABCD में से कौन से पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न और कथन से क्वेश्चन आया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। शहर में कितने सिपाही आपको बताना है और इन कथन की सहायता से आपको बताना है इसका उत्तर। किस कथन से इसका उत्तर निकलेगा, पहले कथन से कि दूसरा, या फिर दोनों को एक साथ लेकर के चलें। देखिए शहर, जो हमारे शहर की जनसंख्या है वो टोटल 10 की पावर 6 है, और प्रति 1000 लोगों में एक सिपाही है, तो 10 की पावर 3 से भाग कर देंगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। मतलब कि टोटल सिपाही की संख्या जो होगी इस जनसंख्या के अनुसार वो शहर में होगी 1000। तो हमने किसकी सहायता से निकाला, दोनों कथनों की सहायता से निकाला, इसलिए एक साथ जो दोनों होंगे वो पर्याप्त होंगे। दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन आया है, इस कथन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। सभी चोर महिलाएं हैं, चोर का गोला होगा, सभी जो चोर हैं वो महिलाएं हैं, एम से महिला कर लेते हैं, तो चोर का गोला जो होगा महिलाओं के अंदर होगा, और कोई महिला सभ्य नहीं है। जो महिला है, अगर हम कोई यहाँ पर सभ्य का गोला बनाएं तो उसके साथ में महिला का कोई भी संबंध नहीं होगा। इस प्रकार से कथन को हमने वेन डायग्राम की सहायता से बना लिया। अब निष्कर्ष देखिए, सभी चोर असभ्य हैं, सभी चोर असभ्य हैं मतलब कि सभी चोर सभ्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कोई जो चोर है वो सभ्य नहीं है, इसका मतलब ये सही ऑप्शन है। कुछ महिलाएं चोर हैं, यहाँ पर देख रहे हैं महिलाएं जो कुछ हैं वो चोर तो हैं ही हैं, ये भी सही है। इसका मतलब दोनों ही निष्कर्ष जो हैं वो सही निकल रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए फिर से आपको जो चिन्ह हैं उनको आपस में चेंज करना है। 162 लिखा गया है, उसके बाद मल्टीपल का निशान है, तो मल्टीपल को चेंज करना है भाग के साथ में, 162 भागे 2, और माइनस को चेंज करना है किसके साथ में, माइनस को चेंज करना है मल्टीप्लाई के साथ में, 6 लिख दीजिए। प्लस को चेंज करना है माइनस के साथ में, और भाग को चेंज करना है किसके साथ में, प्लस के साथ में, तो यहाँ पर 84 लिख दीजिए। अब आपको इसका समीकरण का उत्तर बताना है। तो सबसे पहले आप भाग को हल करेंगे, तो ये 162 में 2 का भाग करेंगे तो 81 बनेगा, और 81 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 8 48, 486 बनेगा, और 84 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस में आएगा कितना, 56। तो 486 और 56 जोड़ेंगे तो 542 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। कैलकुलेशन थोड़ा आप तेज से करेंगे तो ये प्रश्न आपको बहुत ही साधारण तरह से 1 नंबर देकर ही जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक आकृति आपको नजर आ रही है, इस आकृति में आपको आयत की संख्या को गिननी है। ठीक है, ऑप्शन देखिए आपके 80 90 95 100। अगर आपको ट्रिक नहीं मालूम होगी तो आप इसको गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक की आपको आवश्यकता है अगर आपको इसमें आयत गिनना है। तो आयत गिनने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर रो को गिन लीजिए और कॉलम को गिन लीजिए। यहाँ पर रो देखिए किस प्रकार से 1 2 3 4, तो इनकी संख्याओं को भी आप यहाँ पर लिख लीजिए, 1 2 3 4। 4 आपको रो दिख रही है। कॉलम देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर, इसको भी आप लोग लिख लीजिए 1 2 3 4। इन दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पर 10 आ गया। इसको भी जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 और 10 का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 100। तो इसके अंदर 100 आयत बनेंगे। तो इस ट्रिक का आप लोग फॉलो करिएगा, जितने भी आ जाएं। मान लीजिए यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 एक और बढ़ा देता तो हम लोग 1 2 3 4 5 और जोड़ लेते हैं, और फिर इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितने कॉलम है, यहाँ पर 1 2 3 4, तो उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करके आयतों की संख्या को निकालना होगा। तो हमने आपको इस सेट में बताया था कि 29 क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन हमने आपके लिए करा दिए हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको आप लोग करने का प्रयास करिए।
चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब कि 28 नंबर क्वेश्चन होगा आपके लिए। 27 हमने आपके लिए करा दिए हैं। P का अर्थ मल्टीप्लाई है, R का अर्थ प्लस है, T का अर्थ भागे, S का अर्थ माइनस है। तो इस समीकरण का आपको उत्तर बताना है। समय आप लोग लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। जितने कठिन सवाल थे मैंने आपको सारे करा दिए, बस 2 सवाल आपके लिए सिंपल तरीके के छोड़े ताकि आप लोग थोड़ा प्रयास करें क्या आप लोग बिना उत्तर देखे इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रश्न में मैंने आपको उत्तर बताया है। तो इन 4 ऑप्शन में से क्या आप गलती करते हैं कि नहीं करते हैं, ये देखने के लिए मैं आपके लिए ये दोनों प्रश्नों को छोड़े जा रहा हूँ। ये एक प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न और आपको मिलेगा। ये आपके सामने देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, मतलब कि 29 नंबर प्रश्न होगा आज का। राजू और बोस भाई हैं। राजू के पिता की एकमात्र बहन बोस से किस प्रकार संबंधित हैं, ये रिलेशन है। तो ये 2 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। टोटल मैंने आपको 29 क्वेश्चन कराए, जिसमें से 27 मैंने आपको हल कराए, 2 आपके लिए छोड़े हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, असंगत की आपको पहचान करनी है। यहाँ पर देखिए ABCD में आपको 4 वैल्यू दी गई हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है जो रीजनिंग के तरीके से पूछा गया है। तो चलिए बताइए इसमें से आपको असंगत कौन सा लग रहा है, और वीडियो के लास्ट में आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपने 31 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन को सही सही करने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखिए ए वाले ऑप्शन में लिखा गया है साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, और tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है। लेकिन tan 90 की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। तो 3 यहाँ पर देख रहे हैं एक ही प्रकार से बन रहे हैं, जबकि सी वाला जो है वो असंगत है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, इसका दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विकास ने श्रृंखला, यहाँ पर देखिए श्रृंखला के 4 पद आपको दिए गए, 1 2 3 4, 5वां पद आपको श्रृंखला का बताना है। कैसे करेंगे आप, देखिए श्रृंखला का पहला पद आप देखेंगे तो जैसे स्टार्टिंग की गई है और एफ पर इंड किया गया है, इसी प्रकार से दूसरे पद में जे और एफ आ रहा है, बीच का जो है उसको चेंज किया जा रहा है। पहले ए आ रहा था, फिर ई आया बीच में, फिर आई, फिर ओ। इसी प्रकार से जो 5वां पद होगा वो भी जे से स्टार्टिंग होगा और एफ से उसका एंड होगा। तो इस हिसाब से जो सी वाला ऑप्शन है उसको सही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सी तो सही होगा ही होगा। अब बीच वाला जो अल्फाबेट है वो कैसे रखा गया है, वो रखा गया आपका वावेल AEIOU, जो वावेल आता है हमारा 5वां, उसको रख दिया जाएगा। तो बीच में वावेल को रखा गया है, और फर्स्ट और इंड जो है वो जे और एफ को रखा गया। तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में से असंगत की आपको पहचान करनी है। ABCD में से फिर से आपको चुनाव करना है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि तीर जो है गोले से हमेशा अलग रखा गया है। ये तीनों में आप देख रहे हैं A, B और D में, जबकि सी वाले में गोले के अंदर से तीर को निकाल दिया गया है, इसलिए असंगत होगा। कौन सा ऑप्शन, सी वाला। और सी किस ऑप्शन में रखा गया है, सी रखा गया है लास्ट वाले ऑप्शन में, तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। चौथा क्वेश्चन है, एक्स ने जेड का परिचय अपने पिता की बहन की मां के रूप में कराया, तो जेड एक्स की क्या लगेंगी ये आपको बताना है। चलिए रक्त संबंध से क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप। यहां पर देखिए एक्स ने जेड का परिचय कराते हुए कहा, एक्स ने ये कहा है कि अपने पिता, एक जनरेशन हम लोग ऊपर जाएंगे, पिता, पिता है मतलब पॉजिटिव का निशान लगा दीजिए, अगर लेडीज होंगी तो माइनस का निशान लगा देंगे। पिता की बहन, बहन तो उसी जनरेशन में होंगी, माइनस का निशान लगा दीजिए क्योंकि बहन है। बहन की माँ, देखिए बहन की माँ और आपकी माँ दोनों सेम ही होंगी, और वो किस रूप में है, वो जेड के रूप में कराया है, माइनस का निशान लगा दीजिए क्योंकि माँ है तो माइनस लगा सकते हैं आप, लेडीज हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है जेड एक्स की क्या लगेंगी। देखिए आपके पिता की माँ आपकी क्या लगेंगी, दादी लगेंगी, इसलिए सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन, एक्स की भी दादी लगेंगी। चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन है। पांचवा क्वेश्चन है, कथन और धारणा से क्वेश्चन आया है। कथन को आपको ध्यान से पढ़ना है और उससे धारणा निकालनी है, क्या आप इस कथन से क्या धारणा निकाल सकते हैं। ठीक है, कथन को पढ़ते हैं हम लोग ध्यान से। भारत सरकार आयकर विभाग के लिए वर्ष में 3 बार भर्ती प्रक्रिया का संचालन करने की योजना बना रहा है। ठीक है, अच्छा होता कि ये सत्य में कथन होता कि वर्ष में 3 बार किसी विभाग में भर्ती आ रही होती है, लेकिन सिर्फ ये कथन है। अब धारणा आपको निकालनी है कि इस कथन से क्या धारणा आप समझ सकते हैं। पहली धारणा आप ये सोच सकते हैं यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अधिक रिक्तियां हैं। दूसरा, भारत सरकार आयकर क्षेत्र की सभी अनियमितताओं की जांच करना चाहती है। कौन सी धारणा आपको सही लग रही है। अगर एक वर्ष में 3 बार भर्ती निकल रही है, इसका मतलब यही हुआ
कि रिक्तियां अधिक हैं, क्योंकि अधिक रिक्तियां होंगी तभी तो एक वर्ष में 3 भर्ती निकलेंगी, नहीं तो यहाँ तो 3 वर्ष में एक भर्ती नहीं निकल रही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? केवल एक ही धारणा आप इसके बारे में सोच सकते हैं जो कि कथन से आपको मालूम चल रही है। छठवां क्वेश्चन है, यदि P का अर्थ मल्टीपल हो, T का अर्थ माइनस हो, M का अर्थ प्लस हो और B का अर्थ डिवाइड हो तो इस समीकरण का आपको मान बताना है। चलिए जहाँ जहाँ पर चेंजमेंट करना है सबसे पहले हम लोग चेंजमेंट करते हैं। 42 B की जगह पर आपको भाग का निशान रखना है, 6 लिख दीजिए। P की जगह पर आपको मल्टीपल का निशान रखना है, फिर 4 रख दीजिए। T की जगह पर आपको माइनस रखना है और M की जगह पर आपको प्लस रखना है। तो सबसे पहले आप बोर्ड मास लगाएंगे तो क्या हल होगा? सबसे पहले डिवाइड वाला, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सछंग 42, फिर मल्टीपल कर लेंगे, सचोक 28 आ जाएगा और फिर इसको आप घटा भी सकते हैं तो यहाँ पर प्लस का 5 आ जाएगा। तो 28 5 33 आ जाएगा। इसका उत्तर सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। सातवां क्वेश्चन है, देखिए फिर से समन से क्वेश्चन आया है। यदि एक्स वाई का भाई है, वी वाई की माँ है, एम वी के पति के बहन है तो एम की पुत्री एक्स की क्या लगेगी ये आपको बताना है। चलिए कैसे करेंगे आप? जैसे हमने आपको बताया है जनरेशन वाइज आपको करते चलना है। एक्स जो है वाई का भाई है तो भाई है इसका मतलब प्लस का निशान लगेगा। जेंडर हम लोग बनाते चलेंगे, जो मेल होगा उसके ऊपर प्लस लगा देंगे, जो फीमेल होगा उसमें माइनस लगा देंगे। ठीक है। अब क्या कह रहा है? वी जो है वाई की माँ है तो दोनों की माँ होगी, माँ है मतलब माइनस का निशान लगा देंगे। एम जो है वी के पति, वी का पति कोई होगा उसका नाम नहीं दिया है। वी के पति की बहन तो बहन जो है वो एम है और माइनस लगा देंगे क्योंकि लेडीज हो जाएगी, बहन है तो। एम की पुत्री, एम की पुत्री कोई होगी, नाम नहीं दिया है उसका भी, पुत्री होगी तो माइनस होगा। एक्स के साथ में आपको रिलेशन बताना है। ठीक है। देखिए एक्स के साथ में रिलेशन क्या होगा? आपके पिता की बहन है, इस हिसाब से समझिए, आपके पिता की बहन उसकी लड़की, तो आपकी पिता की बहन आपकी बुआ लगेंगी, तो बुआ की लड़की क्या लगेगी? फुफेरी बहन लगेगी, क्योंकि बुआ फूफा फिर लगेंगे तो फुफूरी बहन लगेगी। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? लास्ट वाला ऑप्शन। लास्ट वाले ऑप्शन में फुफेरी बहन है, यही ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आठवां क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो तीसरे शब्द के साथ में वही संबंध रखता है जैसे कि दूसरे शब्द के साथ में पहले का है। ठीक है। आर्मी, सैनिक, गैलेक्सी, तो अगला आपको बताना है। कैसे करेंगे आप? देखिए आर्मी जो बनती है वो सैनिकों से मिलकर के बनती है, उसी प्रकार गैलेक्सी जो बनती है वो तारों से मिलकर के बनती है। यहाँ पर मेरे हिसाब से इन 4 ऑप्शनों में जो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता वो तारा होता, लेकिन अब तारा नहीं है तो आपको ग्रह को सही करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों के तारों के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं तो ग्रह भी गैलेक्सी के अंदर ही होंगे, तो ग्रह से कह सकते हैं, या फिर तारों से मिलकर के गैलेक्सी बनती है तो तारों के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसका बढ़िया ऑप्शन हो सकता था तारा, अगर ये लिखता। सही ऑप्शन है तीसरा वाला ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन है, असंगत की आपको पहचान करनी है। ए बी सी डी में से बताइए कि क्या आपको असंगत लग रहा है इसमें से। अगर आप अल्फ़ाबेट की सीरीज को देखेंगे तो ए हमारा पहले स्थान पर आता है, बिल्कुल सही है। एम 13वें स्थान पर आता है, ये भी सही है। टी 20वें स्थान पर आता है, ये भी सही है। लेकिन सी को 5वें स्थान पर रखा। सी तो हमारा तीसरे स्थान पर आता है ना, ए बी सी, सी तीसरे स्थान पर आता है तो सी के नीचे इसको 3 लिखना चाहिए था, लेकिन तब असंगत कैसे रहता? डी ऑप्शन को सही करिए, एक तो असंगत होना ही पड़ेगा ना, तभी तो ऑप्शन सही होगा। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 10वां क्वेश्चन है, दिए गए क्रम, आपको क्रम दिया गया है सीरीज का 12T, 17Q, 22N, 27K, तो अगला पद आपको बताना है इस सीरीज का अगला पद क्या होगा। चलिए सीरीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और अल्फाबेट भी है। तो न्यूमेरिकल वाले को आप देखेंगे 12 5 17 हो रहा है, 17 5 22 हो रहा है, 22 5 27 हो रहा है, तो 27 5 32, तो 32 से स्टार्टिंग होगी, लेकिन 32 2 ऑप्शन में है, इसलिए आपको अल्फाबेट की सीरीज को भी देखना होगा। टी जो होता है वो 20वें स्थान पर होता है और क्यू जो होता है वो 17वें स्थान पर होता है, तो 3 कम किया गया है। 20 से 17 हुआ, 17 से 3 कम करेंगे तो 14 होगा। एन 14वें स्थान पर होता है, 14 से 3 कम करेंगे 11, के जो होता है 11वें स्थान पर होता है, और के से 3 कम करेंगे तो 8 आएगा। के से 3 कम करेंगे तो 8 आएगा, और 8 जो होता है वो एच का स्थान होता है, तो 32 एच वाला ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा। दोनों सीरीज को आपको मिलाना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑप्शन सेम कर दिए थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न और तर्क से क्वेश्चन आया है। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है
और तर्क दोनों को पढ़ करके आपको बताना है कौन सा तर्क आपको सशक्त लग रहा है। अब देखिए प्रश्न में लिखा गया है, क्या हमारे देश को विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। तर्क में क्या लिखा गया है, पहला तर्क जो है हाँ में उत्तर दिया गया है, उचित योजना के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा तर्क है नहीं, योजना पर बहुत अधिक ऊर्जा, धन और समय का अपव्यय होता है, इसलिए योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। देखिए हमारा जो देश है वो विकासशील देश है, अगर यहाँ पर योजनाएं अच्छी तरह से लागू नहीं होंगी तो हमारा देश जो है वो विकसित देश की श्रेणी में कभी नहीं आ पाएगा। तो अनेक योजनाएं बनाने की आवश्यकता है, इसका उत्तर आप हमेशा हाँ में ही देंगे, पॉजिटिव में ही देंगे। उचित योजना के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यही तर्क जो है आपको सशक्त लगना चाहिए। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सवाल और कथन से फिर से क्वेश्चन है। इस प्रकार आप देख सकते हैं पिछले साल का रेलवे ग्रुप डी का पैटर्न क्या था। ढेर सारे सवाल आपको कथन निष्कर्ष से, कथन तर्क से, कथन धारणा से मिलेंगे, तो वो मैं आपको सारे कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जितने पिछले साल के प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे ना, तो आप कथन तर्क, कथन धारणा, इन सारे क्वेश्चनों को आप सही करके आएंगे। अब सवाल और कथन से क्वेश्चन आया, इसको भी ध्यान से देखिए। सवाल में लिखा गया PQRS के बीच में सबसे बड़ा कौन है। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसका जवाब आपको देना है। सवाल का जवाब आपको इन दोनों कथनों से क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब देखिए कथन में लिखा गया है P जो है वो Q और S से बड़ा है, P जो है वो Q और S से बड़ा है, ठीक है। P के बारे में चर्चा की गई है, आपसे पूछा गया सबसे बड़ा कौन है। अब इसमें देखिए दूसरे वाले कथन में लिखा गया R जो है वो P से बड़ा है, R जो है वो P से बड़ा है, तो मतलब ये तो डिसाइड हो गया कि सबसे बड़ा जो है वो R है, ठीक है। Q S से बड़ा तो P था और P से बड़ा भी R हो गया, तो ये पूछ भी रहा है सवाल जो है सबसे बड़ा कौन है, तो R है। तो R का जवाब आपने कैसे दिया, जब इन दोनों कथनों का आपने उपयोग किया। तो सवाल के जवाब के लिए दोनों ही कथन पर्याप्त होंगे। कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे आप, पहले और दूसरे दोनों कथन पर्याप्त होंगे। सवाल के उत्तर देने के लिए तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है, फिर से इसको ध्यान से पढ़िएगा और आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष आपको सही लग रहा है। कथन में देखिए कुछ बंदर लंगूर हैं और कुछ लंगूर मानव नहीं है, ये दो कथन आपको दिए गए हैं, फिर आपको निष्कर्ष पढ़ना है। चलिए हम लोग वेन डायग्राम की सहायता लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कुछ बंदर जो हैं वो लंगूर हैं, तो बंदर के गोले को हम लोग लंगूर के साथ में कुछ अटैच कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, कुछ लंगूर मानव नहीं है, तो लंगूर मानव नहीं है तो मानव का गोला जो है हम अलग बना देंगे। इस प्रकार से निष्कर्ष को देखते हैं, कुछ लंगूर बंदर हैं। जब कुछ बंदर लंगूर हैं तो कुछ लंगूर भी बंदर होंगे, तो सही है बिल्कुल, देख रहे हैं ना, कुछ लंगूर बंदर हैं। कुछ मानव बंदर हैं, कुछ मानव बंदर हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए इसको आप गलत करेंगे। जो बिल्कुल सही कथन निष्कर्ष होगा उसी को आपको सही करना है। तो कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है, पहला वाला निष्कर्ष जो है वही अनुसरण कर रहा है, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हैं, 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने प्रतिशत हैं ये आपको बताना है। चलिए सबसे पहला प्रयास आपका ही होना चाहिए। हम देखिए आपको उत्तर बता देंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। सीखना है तो वीडियो को रोक करके समय जितना लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन करने का प्रयास करिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पर करना है, कोई बताने नहीं आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप वेन डायग्राम की सहायता ले सकते हैं। दो आपको वेन डायग्राम लाने पड़ेंगे। दो में देखिए वेन डायग्राम में क्या है कि एक कह रहा है गणित का है, ये गणित का है और ये अंग्रेजी का है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 10% दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, 10% को हम बीच में रख देंगे। अगर 10% दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो 40% गणित में है, तो ये 10 तो बीच में हो चुका, 30 बचेगा गणित में, और 30% अंग्रेजी में है, तो 10 तो पहले बीच में हो ही चुका, इधर बचेगा 20। तो ये हमने जो है ये अनुत्तीर्ण वालों को सबको जोड़ सकते हैं आप, 30, 20, 50, 10, 60, तो टोटल जो अनुत्तीर्ण हुए वो 60% है। तो आपसे क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने वाले, तो 100 में से 60% अगर अनुत्तीर्ण हो गए तो 100 माइनस 60 जो होंगे वो उत्तीर्ण होंगे, 40% उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण आपसे पूछा है, सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अनुत्तीर्ण को निकाल करके 100 से घटा देंगे तो उत्तीर्ण वाले सारे निकल आएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए श्रृंखला दी गई है,
1 2 3, यहाँ पर चौथे पद में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इस श्रृंखला को पूर्ण करना है। और जो आप 4 ऑप्शन इसमें से चूज कर सकते हैं, ए बी सी डी में से बताना है आपको क्या आपको सही लग रहा है। चलिए चित्र को देखिए आप लोग। यहां पर आप ध्यान से देख रहे हैं कि इस संरचना बाहर वाले तो सबके लिए सेम है, अंदर जो 2 गोले हैं उनके स्थान के परिवर्तन हो रहे हैं। पहले ये दोनों दक्षिण दिशा की ओर थे, फिर पूर्व दिशा की ओर, फिर उत्तर दिशा की ओर, तो अभी एक दिशा बचती है पश्चिम दिशा की ओर। तो आप यहां पर देखिए ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में बीच में एक तीर बना दी गई है, जबकि तीर यहां पर कहीं भी नहीं है, तो ये सी तो गलत हो गया। तो डी को आप सही करेंगे क्योंकि बाहर वाली आकृति सेम रखनी है और जो 2 गोले हैं उनकी डायरेक्शन को आपको पश्चिम दिशा की ओर हो सकती है, तो डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। बाकी में तो आप देख सकते हैं, बाकी में तो गोलों को बिल्कुल अलग ही कर दिया है, डायरेक्शन दोनों की चेंज कर दिया, जबकि दोनों गोले एक ही पास में हैं। तो सही ऑप्शन डी वाला ऑप्शन। किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है? तीसरे वाले ऑप्शन में। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न और कथन से फिर से क्वेश्चन आया। इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन आपको कराया था। जितने आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो एक ही सेट के क्वेश्चन है, चाहे वो 28 क्वेश्चन मिले एक सेट में, चाहे 30 मिले, चाहे 31 मिले, हम आपको एक ही सेट के सारे क्वेश्चन कराते हैं। देखिए प्रश्न में पूछा गया है, चॉकलेट बॉक्स का मूल्य इसमें मौजूद चॉकलेटों की संख्या पर निर्भर करता है। तो बॉक्स में कुल कितने चॉकलेट हैं ये आपको निकालना है। इन दोनों कथनों की सहायता से क्या आप निकाल पा रहे हैं कि एक कथन आपको आवश्यकता है कि दोनों कथनों की आवश्यकता है, ये आपको डिसाइड करना है। चॉकलेट बॉक्स में कितने चॉकलेट है ये आपको निकालना है। मध्यम आकार की बॉक्स का मूल्य 1000 है, तो मूल्य से तो चॉकलेटों की संख्या नहीं निकलेगी। यहाँ पर कह रहे हैं छोटे आकार के बॉक्स में 100 चॉकलेट है, तो छोटे आकार के बॉक्स में 100 चॉकलेट है, मध्यम आकार का मूल्य दिया हुआ है। इन दोनों कथन को आपकी सहायता ले भी लेंगे तब भी आप चॉकलेट की संख्या को नहीं निकाल पाएंगे। तो दोनों ही कथन जो हैं अपर्याप्त हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो किस ऑप्शन को आप चूज करेंगे? लास्ट वाले ऑप्शन को। कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त नहीं है उत्तर देने के लिए, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में सबसे अधिक मिलती जुलती है? मतलब आप ये कह सकते हैं इस आकृति से मिलती जुलती आकृति आपको 4 ऑप्शन में ढूंढनी है। तो मिलती जुलती आकृति आप देख रहे हैं कि सी वाले ऑप्शन में आपको दिख रही है, इसकी डायरेक्शन को चेंज करके खड़ा कर दिया है, तो ये आकृति सी वाला। और सी ऑप्शन कहां पर आपको मिलेगा? ये तीसरे वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो कुछ लोग जो पहली बार ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि ABCD यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी 2 बार दिया गया है, लेकिन जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठेंगे तो टिक आपका यहीं पर होगा। यहाँ पर माउस का कर्सर ले जाना है सी वाले ऑप्शन पे, यहीं पर टिक होगा, यहाँ पर कर्सर नहीं होता। ये तो आकृति है ना, ये तो आपको बताया जा रहा है, तो टिक आपका यहीं पर होगा। वही ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, समय देखिए 4:20 होने पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा ये आपको बताना है। इसके लिए देखिए आपको कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे घड़ी को बना लीजिए इस प्रकार से। इसके बाद देखिए 4:20 किस प्रकार से बच सकता है। यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 6 होगा। घड़ी का आप जानते हैं 4:20 कब होगा? जब घंटे की सुई थोड़ा से 4 के आगे निकलेगी और मिनट वाली सुई बिल्कुल 4 के पास में ही होगी, ठीक है। यहाँ पर 4:20 हो जाएगा। तो ये बीच का जो छोटा सा एंगल आपको दिख रहा है यही आपको बताना है। अब देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि घंटा वाली जो सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है। अब कैसे आप इसको सोच सकते हैं? देखिए घंटे की जो सुई होती है वो जब 1 घंटा होता है तो मान लीजिए 3 पर है घंटे की सुई, तो 1 घंटे बाद 4 पर होगी, तो ये 30 डिग्री होता है। पूरा जो होता है 360 का होता है और 12 यहाँ पर खाने होते हैं, आप जानते हैं 12, 1, 2, 3, 4, तो 12, 3, 36, मतलब कि एक घंटे में 30 डिग्री का कोण होता है। तो 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है घंटे वाली सुई, ठीक है। और 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है मिनट वाली सुई, क्योंकि मिनट वाली सुई 5 मिनट में ये पूरा कवर करती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री जाती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री जाएगी। ये 2 बातें बस आपको हर प्रश्न में ध्यान रखनी है, सबका उत्तर निकल आएगा। अब देखिए ये जो घंटे वाली सुई है वो 20 मिनट यात्रा की है और हमने आपको बताया कि 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, तो 20 मिनट में 10 डिग्री जाएगी और ये 4 के पास तो है ही है, तो 10 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा।
ये समझने वाली बात होती है। देखिए इसमें कोई भी कुछ लोग फार्मूले से बताते हैं, हम जो है डायरेक्ट आप डायग्राम को समझिए कि घंटे वाली सुई कितना जा रही है, मिनट वाली सुई कितना जा रही है, बस इतने में आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, उपरोक्त आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। सारे टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें कवर हो जाएंगे, जितना भी रीजनिंग है वो सब 31 क्वेश्चन में कवर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जल प्रतिबिंब जब भी आपसे पूछेगा ना, तो मिरर कहाँ पर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। जब मिरर नीचे की ओर लगेगा तो आकृति जो है इधर नीचे की ओर आकर के पलट जाएगी। इसका मतलब त्रिभुज जो होगा उसका ऊपर की ओर मुख हो जाएगा, और जीरो का तो ओ तो ऐसे ही रहेगा, और बाकी संरचना हमें हिसाब से जो है यहाँ पर आकृति जो बनेगी वो सी वाला ऑप्शन बनेगी। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये देखिए सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। बाकी में देखिए कि इसमें तो त्रिभुज को नीचे कर दिया, नीचे तो हो नहीं सकता भाई, पलटेगी आकृति तो त्रिभुज के नीचे ही त्रिभुज ऐसे आएगा। इसमें त्रिभुज उल्टा कर दिया है और इसमें डायरेक्शन इधर वाली चेंज कर दिया है, तो सी ही ऑप्शन जो है इसका परफेक्ट उत्तर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति आपको दी गई हैं। तो ये चार चीजें आपको दी गई हैं, 1 2 3 4, इनको मिला करके इन चारों को अगर आप जोड़ें तो कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। प्रश्न ध्यान से आपने पढ़ लिया, ये चार चीजों को अलग अलग कर दिया गया है, इनको मिला करके कौन सी आकृति आप बना सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ए वाले ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक आयत मिल जाएगा, त्रिभुज भी मिल जाएगा, 2 त्रिभुज और बीच में गोला मिल जाएगा। तो ए वाली आकृति जो है ये चारों में से मिला करके आप बना सकते हैं। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, असंगत की पहचान करनी है। फिर से आपको असंगत की पहचान करनी है। इस प्रकार से 3-4 आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ABCD में आप ध्यान से देख रहे हैं कि आप आकृति को देखिए, ये दोनों इस प्रकार से रखे गए हैं और यहाँ पर गोले गोले रखे गए हैं, इनकी डायरेक्शन को ABC में चेंज किया गया। लेकिन D वाले में आप देख रहे हैं कि जो रेखाएं हैं उनमें आप देखें कि 2 रेखाएं सीधी हैं और इस प्रकार से संरचना बनाई गई है, इसलिए यही अलग है। बाकी में देखिए संरचना को चेंज नहीं किया गया है, डायरेक्शन को चेंज किया, इसने संरचना को ही चेंज कर दिया। तो डी वाला ऑप्शन किस ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए श्रीमान एक्स है जिन्हें मैराथन के दौड़ में डायरेक्शन वाइज चलाना है। तो आप लोग भी चलाना स्टार्ट करिए, हम भी चलाते हैं इन्हें, क्योंकि अगर सवाल पढ़ेंगे फिर लगाएंगे तो समय काफ़ी वेस्ट होगा। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, लगाना ही स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन बना लीजिए, पूरब पश्चिम, ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, ठीक है। अभी ये क्या कह रहा है, श्रीमान एक्स जो है ए बिंदु से स्टार्टिंग करें। मान लिया हमने ए बिंदु जो है वो बीचों बीच में है, तो वो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 5 किलोमीटर हम उत्तर की ओर ले गए तो वो बी बिंदु पर पहुंच गए, यही कह रहा है। फिर दाईं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर जाते हैं और सी बिंदु पर पहुंचते हैं। दाईं ओर मुड़ेंगे तो इधर 6 किलोमीटर जाएंगे और सी बिंदु पर पहुंच जाएंगे। फिर दाईं ओर 8 किलोमीटर, तो ये 5 तो ये हो गया बराबर की साइड, और 3 ये हो गया, तो डी बिंदु पर पहुंच गए। इसके बाद 10 किलोमीटर चलने पर ई बिंदु पर पहुंचते हैं, तो ऊपर का 6 हो गया और ये 4 हो गया, तो ये पहुंच गए ई बिंदु पर। ई के बाद में फिर दाईं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर जाते हैं, तो 3 तो बराबर की दूरी हो गई और 3 और ऊपर जाएंगे, अब पहुंच गए ये एफ बिंदु पर। देखिए अभी प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, इसको भी ध्यान से आप देख लीजिए। बी और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी आपसे पूछी गई है। आगे आप चला ले जाएं, एस तक ले जाएं, कोई मतलब नहीं है। बी और एफ तो आपको मिल ही गए, एफ यहाँ पर है, बी ऊपर है, तो यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल देखिए छोटा से आप कॉपी में जब बनाएंगे तो ये ट्रायंगल बनेगा। अब ये देखिए दूरी 3 है, तो ये नीचे वाली 4 होगी और ये दूरी बचेगी 2, तो 4 2 और ये कर्ण होगी, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में ये न्यूनतम दूरी होगी, तो 16 4 20, अंडर रूट 20 अगर बाहर निकालेंगे तो 2√5 आएगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन। इसे आप कॉपी बनाएंगे ना तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको करना है। हमारा काम देखिए आपको दिशा बताना है और उत्तर तक पहुँचना आप ही का काम है। डायरेक्शन आपको सही बताइए, ये दूरी नीचे वाली 4 है, बगल की 2 बचेगी, तो 4 चौको 16 4 20 और ये कर्ण आपको निकल आएगा, क्योंकि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर तो कर्ण का स्क्वायर होता है। सही ऑप्शन इसका न्यूनतम दूरी लास्ट वाला ऑप्शन होगी। 23 नंबर क्वेश्चन है, पावनी संध्या की बहन है, संध्या का बेटा कौशिक है, तो पावनी कौशिक से किस प्रकार संबंधित है। आसान सा है, देखिए क्या कह रहा है, जो पावनी है
वो संध्या की बहन है, संध्या की बहन हो गई, बहन है मतलब माइनस आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। संध्या का बेटा, संध्या का कोई बेटा है, उसका नाम कौशिक है, तो पावनी कौशिक से किस प्रकार संबंधित है? पावनी क्या लगेगी भाई? अपनी माता की बहन जो होगी, आपकी माता की बहन, तो मौसी लगेगी। सही ऑप्शन है लास्ट वाला ऑप्शन, मौसी लगेगी। आसान से संबंध है, 1 नंबर आपको तुरंत देकर जाएगा ये। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए साइंस का क्वेश्चन है जो रीजनिंग के तरीके से पूछा गया है, तो इसको समझिए आप लोग। इसमें आपसे पूछा गया है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या आपको ये सही लग रहा है? दूसरा, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों में से एक या अधिक अवयवों वाले परमाणुओं की संख्या असमान होती है। बताइए क्या आपको सही लग रहा है? इसको आप समीकरण की सहायता से समझिए। यहाँ पर देखिए H2 और N2 को अगर हम लोग मिला देते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला दें तो अमोनिया बनता है, NH3 बन जाता है। ठीक है, अभी ये संतुलित नहीं है, इधर का कहते हैं अभिकारक और इधर बनता है उत्पाद। ठीक है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों में एक या अधिक अवयवों वाले परमाणुओं की संख्या असमान होती है। बिल्कुल सही बात कह रहा है ये, बी वाला भी सही है। देखिए परमाणुओं की संख्या असमान है, अभी ये असंतुलित है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 2 है, लेकिन उत्पाद में देख रहे हैं नाइट्रोजन 1 है, मतलब असंतुलित है। अगर हम लोग इसे संतुलित करना चाहें तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, तो 2 से यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे तो 2 नाइट्रोजन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 6 हो गई। अगर हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 6 हो गई तो हम आगे वाले में 3 से मल्टीपल कर देंगे तो 3 दूना 6 हो गई, ये भी। अब हमारा जो समीकरण हुआ ये संतुलित हो गया। तो पहले वाले को पढ़ेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक उत्पादों के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। अभी देखिए अभिकारक और उत्पाद जो हैं संतुलित रासायनिक समीकरण में 6 यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, ये संतुलित हो गया, तो इसके परमाणुओं की संख्या भी संतुलित हो गई। तो ए और बी दोनों सही हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से आपको बेमेल शब्द ढूंढना है। चश्मा हो गया, धूप का चश्मा हो गया, कृत्रिम अंग हो गया, श्रवण संबंधी उपकरण हो गया। बताइए बेमेल कौन सा है? अब देखिए जैसे आपकी आंख खराब होती है तो आप चश्मा लगाते हैं, जब आपके कोई शरीर का कोई अंग विफल हो जाता है या कट जाता है या फिर खराब हो जाता है तो आप कृत्रिम अंग लगाते हैं, जब आपको सुनाई नहीं पड़ता तो श्रवण संबंधी उपकरण लगाते हैं। लेकिन धूप का चश्मा किसी विकलांगता पे नहीं लगाया जाता या फिर किसी दिव्यांगता पे नहीं लगाया जाता है, ये तो शौक में लगाया जाता है। तो बेमेल कौन सा है? बेमेल होगा आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन, क्योंकि धूप के चश्मा जो है वो बेमेल है, क्योंकि बाकी सारी सामग्रियां जो हैं किसी न किसी प्रकार से जब शरीर को डिफेक्ट हो जाता है तभी लगाई जाती हैं। धूप का चश्मा तो आप ऐसे लगाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ मल्टीपल है, मल्टीपल का अर्थ जो है डिवाइड है। तो इस समीकरण को आपको हल करना है, जितनी तेजी से आप कर सकते हैं उसे करिए। 80 माइनस का अर्थ क्या कह रहा है? प्लस कह रहा है। मल्टीपल का अर्थ क्या कह रहा है? भाग कह रहा है। प्लस का अर्थ कह रहा है मल्टीपल और भाग का अर्थ कह रहा है माइनस। तो इस प्रकार से आप इसे रखिए। सबसे पहले भाग हल होगा, यहाँ पर 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा और फिर मल्टीपल करेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा। 80 8 88 हो जाएगा, 88 में से 10 जाएंगे 78 इसका उत्तर आ जाएगा। तो बोर्ड मास के तरीके सबसे पहले आप भाग को हल करेंगे फिर मल्टीपल को, इस हिसाब से उत्तर आपको पहला प्राप्त हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, तर्क और अनुमान से पूर्वानुमान से क्वेश्चन आया है। तर्क को आपको पढ़ना है। घर को तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। अब तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है तो इसका मतलब घर जो है जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, तभी तो उसको तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है ना। पूर्वानुमान ये क्या कह रहा है? इसके अनुसार पूर्वानुमान क्या सही हो सकता है? जब तक घर की मरम्मत नहीं हो जाती तब तक परिवार का कल्याण नहीं हो सकता। क्या आपको ये पूर्वानुमान इस तर्क के अनुसार सही लग रहा है? या फिर मरम्मत में पैसा लगता है, क्या आपको पूर्वानुमान सही लग रहा है? ये 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। देखिए घर को तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है, उससे परिवार का कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, ये तर्क में दिख भी नहीं रहा। तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है, इसका मतलब है कि घर की कंडीशन बहुत ख़राब है। मरम्मत में पैसा लगता है,
ये भी बात नहीं निकल कर आ रही है। तो दोनों ही पूर्वानुमान जो लिखे गए हैं वो तर्क से मैच नहीं खा रहे, ना तो पहला ना तो दूसरा। 28 नंबर क्वेश्चन है, उपरोक्त आकृति में आपको आयत देखे जा सकते हैं। कितने आयत आपको दिख रहे हैं? ये आकृति है, इसमें आपको आयतों की संख्या को गिनना है। कैसे करेंगे आप? समय आपके पास पर्याप्त है, लेकिन करने का प्रयास आपको ही करना है। देखिए ये संरचना जो बनी हुई है वो आयत ही है। इसकी साइड जो है आप देख रहे हैं आमने सामने की सेम है और ऊपर नीचे की सेम है, इसका मतलब ये आयत है। चारों साइड इसकी सेम नहीं है, वर्ग नहीं कह सकते आप इसे। ये जो है आयत है और आयत के अंदर आपको आयत को गिनना है। तो इसके लिए ट्रिक होती है, बिना ट्रिक के आप इसे गिन नहीं पाएंगे क्योंकि ढेर सारी संख्याएं 70, 80, 36, 50 ये गिनते रह जाएंगे तो आपका एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ट्रिक का आपको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पर कॉलम देखिए 1, 2, 3, 4 है। इसके नीचे संख्याओं को लिख लीजिए। उसी प्रकार से साइड की 1, 2, 3 इन संख्याओं को लिख लीजिए। अब इन दोनों इनको जोड़ लीजिए। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। नीचे वाले की जो कॉलम है इनका 10 आया और साइड से जोड़ेंगे इनको 3, 2, 5, 1, 6। ये 6 जोड़ने पर आ रहे हैं और ये 10 आ रहा है। दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, 10 छके 60। यही जो होगा आयत की संख्या होगी। सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन। इसी प्रकार से आपको कोई भी आकृति दे देता है, मान लीजिए जितनी भुजा बढ़ा दे, भुजा यहाँ पर बढ़ा सकता है 4, 5, 6 कर सकता है इस प्रकार से, और संख्याएं आपको 4 कर सकता है इस प्रकार से। देख लीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना बार इसने कॉलम बनाए हैं उतना गिन लीजिए, इन सबको गिन लीजिए, फिर 1, 2, 3, 4 को गिन लीजिए, इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए। आयतों की संख्या, आयत में आयत निकालने का सबसे अच्छा फार्मूला है ये। 29 नंबर क्वेश्चन है, कथन और तर्क से क्वेश्चन आए। मैंने आपके लिए बताया ना, कथन तर्क से क्वेश्चन आपको, कथन तर्क, कथन धारणा, कथन निष्कर्ष, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। और आप तभी सही कर सकते हैं जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हमने ढेर सारे आपको प्रैक्टिस सेट कराए। आप लोग प्लेलिस्ट खोल के देखिएगा, उसमें रीजनिंग के हमने आपको कितने ग्रुप डी के पेपर कराए हैं। एनटीपीसी के नए वाले भी करा रहा हूँ, पुराने भी करा रहा हूँ, जिससे आप संतुष्ट हो सकें। वो सारे पेपर आपके लिए कराए जा रहे हैं। बस आपका काम क्या है, 23 फरवरी से आपका एग्जाम की डेट अभी दी गई है, टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे हो सकता है। तो उसकी तैयारी से, इस डेट से पहले आपको तैयारी को बेहतर कर लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए कथन में कहा गया है, क्या कार्यालय परिसर में अनिवार्य मनोरंजक लाउंज होना चाहिए, क्योंकि लोग अपना अधिकांश दिन कार्यस्थल पर व्यतीत करते हैं। जैसे कि आपका कोई ऑफिस है तो वहाँ पर ये कह रहा है कि मनोरंजक का स्थान होना चाहिए, क्योंकि लोग लगातार ऑफिस में काम करते हैं, तो एक थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा। ये कथन का कहने का उद्देश्य है। तर्क क्या कह रहा है? हाँ, यह अतिरिक्त समय में कर्मचारियों को आराम देने में मदद करता है और इससे वे अधिक उत्पादक बन जाते हैं। नहीं, सभी कंपनियां ऐसी सुविधा वहन नहीं कर पाएंगी। देखिए कथन से तो ऐसा लग रहा है कि कर्मचारियों का ध्यान देने के लिए लाउंज की, मनोरंजक लाउंज की बात कर रहा है, जो कि एक सही बात है। तर्क में हाँ में जो बात लिखी गई है वो थोड़ा मनोरंजन से क्या होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। माइंड फ्रेश होगा तो सोचने की शक्ति जो होती है और अच्छी बढ़ जाती है, तो अच्छे उत्पादक बन सकते हैं। एक तर्क आप इसमें इसको सही कर सकते हैं। सही ऑप्शन होगा पहला तर्क जो है वो सशक्त है इस कथन के अनुसार। 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम दिखा गया है फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज का। इस चित्र में कक्षा में 3 भाषाओं के अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। ऐसे कितने छात्र हैं जो स्पेनिश और जापानी का अध्ययन करते हैं पर फ्रेंच का अध्ययन नहीं करते हैं? तो देखिए फ्रेंच वाले को आपको छोड़ देना है, जापानीज और स्पेनिश दोनों बोलने वाले ये बीच में 7 रखे गए हैं, तो इसको सही कर देना है। और ये 7 जो है फ्रेंच से मैच भी नहीं खा रहा है, तो सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला ऑप्शन। आज का देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 12:26 AM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में 2 कोण में से बड़ा कोण आपको बताना है। देखिए 12:26 जब बनेगा तो ऐसे बनेगा, तो ये छोटा कोण होगा और ये बड़ा कोण होगा, तो बड़ा वाला कोण आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने आपको घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच में एक सवाल इसके पहले कराया था, उसको आप लोग ने ध्यान से देखा होगा, तो आप आराम से इसके समय को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई फार्मूला हो, वो आपको याद हो और एग्जाम में ऐसा आपको लगता हो कि आप याद कर सकते हैं, तो उस फार्मूले में रख करके आप
इन दोनों के बीच में बड़े कोड को निकाल करके उत्तर बता सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन करने का प्रयास करिएगा। हमने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। नहीं आएगा तो इसका जो चौथा सेट आएगा उसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूर तक वीडियो पहुँचे।